Every bank has its own mobile application. मोबाइल वॉलेट होता क्या है? एग्जाम्पल लिख दीजिए, पेटीएम. यू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट इट इज? यहां पे आपको बैंक से पैसा डालना पड़ेगा तब जाके यूज करेंगे. एग्जाम्पल लिख दिया पेटीएम. नेक्स्ट, एईपीएस क्या होता है? क्या, किसकी जरूरत नहीं? ना डेबिट कार्ड, ना क्रेडिट कार्ड, ना पिन, ना पासवर्ड, सिर्फ लगेगा आधार और थंब लगाओ, आनंद उठाओ. लिखो, नो नीड ऑफ व्हाट? नंबर 5 के नो नीड ऑफ, किसकी जरूरत नहीं है? नो नीड ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पिन, पासवर्ड, किसी की जरूरत नहीं. चलो देखते, आगे बढ़ेंगे. यूट्यूब पे लाइव नहीं आ रहा है, ऐसा बोल रहे स्टूडेंट्स. है क्या? उसका लिंक डाल दो ये टेलीग्राम पे. हाँ, अभी डाल दे यूट्यूब पे लिंक. यूएसएसडी के बारे में बताओ. कहाँ की याद आया कुछ इसके बारे में? जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे फीचर्ड फोन है, लिखो यूजफुल फॉर फीचर्ड फोन. यूजफुल फॉर फीचर्ड फोन not having what? Not having internet connection. ये जो लेक्चर है इसको प्राइवेट कर देंगे, ठीक है? रहने दो, कोई बात नहीं, रहने दो. नॉट हैविंग व्हाट? क्योंकि अभी जो देखने वाले लोग हैं ना, मैक्सिमम एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, है ना, बहुत कम यूट्यूब पे रहे अभी. ठीक है, जिन थोड़े लोगों को प्रॉब्लम आती है वो यूट्यूब से देख लेते. तो क्या हुआ, अभी इंटरनेट नहीं है और फीचर्ड फोन है, उनके लिए यूएसएसडी है. आप बताइए मोबाइल बैंकिंग क्या होता है? अच्छा, ऊपर वाला मोबाइल ऐप वो था क्या? आपने मोबाइल जो लिखा है ऊपर, जो मोबाइल ऐप जो लिखा था, ये एक्चुअली वी हैव रिटन अबाउट, ये जो नंबर 3 था. आप एक काम करो, मैं आपको समझा दो मैं क्या बोलना चाहता हूँ. क्या आप इसका नाम ऐप्स को छोड़ के इसका नाम बैंकिंग कर दोगे? इतना प्लीज कष्ट उठाइए. आप यहाँ पे ऐप हटाकर इसको बैंकिंग कर दो, बस हाथ से हटा दीजिए. मैं आपको बोलता हूं मैंने क्या किया. मोबाइल बैंकिंग नहीं है कि आजकल हर कोई बैंक का होता है, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक. और अभी यहाँ पे जो मोबाइल बैंकिंग है ना, उसका नाम क्या लिख दोगे आप? ऐप. बैंकिंग हटा दो बस. ओके. तो बताएंगे दोस्तों, ये मोबाइल एप्लीकेशन एग्जांपल लिख दो, भीम. एक्चुअली ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. वो क्या बोल रहा है? भीम इज अ मोबाइल एप्लीकेशन. तो एक्चुअली अपन ने उस दिन भी पढ़ा था, ये आईसीआईसी हुई गलती है. क्या गलती हुई है? कि भीम को अलग से लिखने की जरूरत ही ना, भीम को अलग से स्थान क्यों दिया? वो तो जीपे की तरह है, तो उसको अलग से लिख के क्या बताना चाहते हैं? तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछकर आईसीआई थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज. मोबाइल ऐप, अब क्या लिखना है एग्जामिनेशन में? अरे काय का मोबाइल ऐप? पर मोबाइल ऐप तो दुनिया में बहुत है ना. नहीं समझे? अब आप व्हाट्सएप डाउनलोड करो तो वो भी तो मोबाइल ऐप है. तो एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना, इट शुड बी यूपीआई, इट शुड नॉट बी मोबाइल. अभी यहां पे विशेष करके उन्होंने मोबाइल ऐप में अपने बुक में, यानी कि आईसीआई के मॉड्यूल में भीम का जिक्र किया है. तो ऐसा अलग से क्यों लिखा, जबकि वो यूपीआई में अपनी जगह देखिए एग्जाम्पल भीम. तो अपने को ये बात याद रखना है, अगर मोबाइल एप्लीकेशन आ जाता है गलती से, समझ जाना अपने पूरे सिलेबस में एक ही मोबाइल ऐप है, वो कौन सा? भीम है. मतलब अगर आईसीआई के लोगों से गलती हो गई क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछने की भी, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि हमें मोबाइल ऐप बोला तो भीम लिखना है. ठीक है ना? मतलब गलती वो करेंगे बट वी हैव टू बी रेडी. ओके. नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसी तो देखा ही नहीं हमने. नेक्स्ट, ट्रेडिशनल में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड. क्रेडिट डेबिट में कुछ बोलने की मुझे जरूरत है? स्मार्ट कार्ड के एग्जाम्पल दे दो, लिखो अच्छे से. अभी देखो इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हो ना, तो जब भी आप स्टिकी नोट पे लिखते हो तो आपको पता होना चाहिए आप जिसके बारे में लिख रहे हो उसका कुछ तो आपने, उसकी हिंट आपके स्टिकी नोट पे आना चाहिए कि आप जिसके बारे में लिख रहे हो उस विषय के बारे में कुछ तो आना. तो अपने को समझेगा नहीं आप स्मार्ट के बारे में लिख रहे हो कि डेबिट के बारे में. या अगर आपको देखना तो ऐसे कर सकते हो, इसको स्टार मार्क दे सकते हो और स्टिकी नोट पे स्टार मार्क लिख सकते हो, 1 स्टार.
फिर अगले इसके लिए 2 स्टार तो 2 स्टार, मतलब कहीं ना कहीं लिंकेज होना चाहिए कि आप जिसके बारे में लिख रहे हो स्टिकी नोट पे उसके बारे में जिक्र किया हो, नहीं तो स्टिकी नोट भरते चलेगी, समझेगा नहीं बाद में, क्योंकि स्टिकी नोट आप तब पढ़ोगे जब एग्जामिनेशन का पहला दिन होगा, तो आपके इसमें इतना टाइम नहीं होगा ये दिमाग लाने, भाई किसके बारे में लिखा था, तब तो वक्त की वैसे भी कमी होगी, मारामारी होगी। तो आपको स्मार्ट कार्ड लिख दिया आपने, एग्जाम्पल देंगे गेमिंग कार्ड, सुना है मेट्रो कार्ड भी ऐसे ही होता है, मेट्रो रेलवे के कार्ड भी स्मार्ट कार्ड ही होते हैं। इसका क्या बैंक का कनेक्शन होना जरूरी है इसको? कोई गेमिंग जोन पे जो जाते हैं उनका बैंक अकाउंट होना जरूरी है? देखो, नो नीड टू हैव बैंक अकाउंट। चलो अब बात करेंगे इंटरनेट बैंकिंग की, यानी कौन सा बैंकिंग है? अरे इसको तो नेट बैंकिंग बोलते हैं, लिखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, वो इंटरनेट का जो नेट है ना वो ऐसे बोलते हैं नेट बैंकिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बोलेंगे नेट बैंकिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेट बैंकिंग। Is that fine, everyone? It is also called as net banking. Guys, हो गया। इंटरनेट बैंकिंग, अगर मैं सवाल पूछता आपसे, कुछ याद है आपको? मैंने क्लास में इंटरनेट बैंकिंग दिखाया था, क्या कर सकते हैं हम लोग वहां से? ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स ऑफ बैंक्स कैन बी ऑपरेशनल थ्रू नेट बैंकिंग। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, चाहे वो एनईएफटी हो, चाहे कुछ भी करना हो, बैंक स्टेटमेंट देखना हो, डेबिट कार्ड को ब्लॉक करना हो, चेक को इशू करना हो, या आपको कोई भी बैंक से कुछ भी काम है, तो आजकल तो कहीं जाने की जरूरत है नहीं। यू डोंट हैव टू विजिट बैंक्स, यू जस्ट हैव टू गो टू नेट बैंकिंग एंड यू आर एबल टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस ऑफ बैंकिंग थ्रू योर नेट बैंकिंग। ओके, लिखो ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शंस ऑफ बैंक्स कैन बी ऑपरेशनल थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। ऑलमोस्ट all the functions of bank can be operational through net banking. Done? उसके बाजू में एडवांटेज दिख रहा होगा आपको, आपको कहीं रीड दिख रहा होगा, रीड, इसका मेमोरी टेक्निक देखो, 2 आर दिख रहे हो, 2 आर, रिस्क वाला आर अंडरलाइन करो, रिकॉर्ड वाला अंडरलाइन करो, इजी वाला ई अंडरलाइन करो, एनीवेयर का ए अंडरलाइन करो, डिस्काउंट का डी, रीड हो गया, रीड। हाँ, एडवांटेज को अंडरलाइन करो, पूरा एडवांटेज वर्ड, और एनवायरमेंटल को अंडरलाइन करो। इसका टेक्निक है एनवायरमेंटल एडवांटेज ऑफ रीड। ये किसका टेक्निक है? एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट। अरे बच्चों, हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं? किसके एडवांटेज पढ़ रहे हैं हम लोग? वी आर रीडिंग द एडवांटेज ऑफ डिजिटल पेमेंट। मानते हो क्या? कितने पॉइंट्स इसमें? 7 पॉइंट याद करना है ना। तो व्हाट इज द मेमोरी टेक्निक? एनवायरमेंटल एडवांटेज ऑफ रीड। रीड, ओके, लिखो वहां पे हेडिंग में, चिट्ठी लग जाना चाहिए अब तक। सर वहां पे एक चिट्ठी हो गई, एक पेज पे ऐसा भी वक्त है कि 10-10 चिट्ठियां लगेगी, और चिंदगी मत करो, लगाओ जल्दी से चिट्ठियां, अच्छे से लिखो चिट्ठियों पे, ये बहुत काम में आने वाली चिट्ठियां, बहुत ज्यादा। ओके, एनवायरमेंटल एडवांटेज ऑफ रीड हो गया क्या? ये समझ गया ना रीड कैसे लिखना है? ओके, तो लिखो सबसे पहले
आपको मैं जो पूछूंगा सवाल देना। सो ई वन वन क्या लिखा है? इजी नहीं नहीं, अब सीक्वेंस में 1 to 7 हम लोग लिखेंगे ना अब, तो मुझे एक एक का मीनिंग आपको लिखवाना है। आप मुझे बताओ डिजिटल पेमेंट में इजी और कन्वीनियंट होता है क्या? When I am talking about digital payment, I am talking about only UPI, or I am talking about debit card, credit card, smart card, net banking, mobile application, APS, USSD. Am I talking about everyone? तो जब मैं डिजिटल पेमेंट की बात कर रहा हूं, आई एम कंसिडरिंग ऑल द मोड्स, वेदर इट इज ट्रेडिशनल, वेदर इट इज मॉडर्न, मैं सबके एडवांटेज के बारे में बात कर रहा हूं। इज इट ओके? तो आप बताओ इजी कन्वीनियंट, आपने जब कोई भी डिजिटल पेमेंट का मोड यूज किया होगा, आपको लगा वो ये बहुत इजी है? किसको देखकर ऐसा लगा? अरे कौन से मोड को देख के आपको लगा ऐसा कि बहुत इजी है? अरे बोल रहे नहीं आप? लिखो फिर एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो स्टिकी नोट पे और लिखो यूपीआई। सर साउंड इशू? नो, ओके। सिमर अरोरा पूछ रही है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईएमपीएस एंड नेट बैंकिंग। ये अपन ने विषय ऑलरेडी किया था ना, ये कैसे आए थे लोग? ये ऑलरेडी हुआ है। आईएमपीएस में एक स्पेसिफिक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, एनईएफटी में कितना भी कर सकते हैं। बताओ 2 पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, पे और सेंड मनी फ्रॉम एनीवेयर। आपको ऐसा महसूस हुआ कभी भी कहीं से भी पेमेंट कर सकते हो? अब जितने भी लोग यहाँ पे महाराष्ट्र से नहीं, महाराष्ट्र में आके यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? कहीं यहां पे आके आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? अरे वो क्लाउड बेस्ड है, वो कहीं से भी यूज चलता है। लिखो नंबर 2 एग्जाम्पल डेबिट कार्ड, कम ऑन, प्लेन व्हाइट लेना, प्लेन व्हाइट। एग्जाम्पल डेबिट कार्ड, एग्जाम्पल यूपीआई। नंबर 3 डिस्काउंटेड फ्रॉम टैक्सेस। आपको ऐसा महसूस हुआ कभी? गवर्नमेंट ने स्कीम लाई, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आपको इतनी छूट मिलेगी। ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करोगे इतनी। लिखो एग्जांपल इनकम टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये जितना भी गवर्नमेंट पैसा लेता है ना, ऑनलाइन करते तो वो इनकरेज करते। बताओ एक सवाल मैं पूछूं आपसे, ऑनलाइन करने से गवर्नमेंट को 30% का फायदा होता है? नहीं समझे? यानी मैंने 100 रुपए कमाए थे, मोदी जी ने 70 रुपए ले लिए, 30 रुपए ले लिए, कितने बचे मेरे पास? अब मैं 70 रुपए का ही इस्तेमाल कर पाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन। तो आम आदमी क्या लग रहा है, अरे 100 रुपए देने की जरूरत ही नहीं है, 100 रुपए का बिल है तो कितना देना पड़ रहा है आपको? 90 रुपीज, 95 एग्जाम, 5% की छूट है ऑनलाइन पे। क्या आपको लगता है बेवकूफ लोग बैठे हो? जितने लोग टैक्स के विद्यार्थी हो समझोगे मैं क्या बोलना चाहता। आपने क्या लग रहा है 100 रुपए के बदले 95 का बिल देना है, तो आप क्या कहां से पेमेंट करोगे? ऑनलाइन पेमेंट करोगे। पर आप ये सोचो जो हमने पैसा कमाया हुआ है ना, वो जब हम लोग 100 रुपए कमाते हैं ना, बोलो भाई, तो उसके ऊपर जब हम लोग 30 रुपए देते तब जाके वाइट होते हैं। यानी 100 रुपए की कमाई कितनी बची? यानी आपने कमाए थे 100 रुपए, कंसिडर कितने हो रहे? समझे क्या? और वो पेमेंट आप बोल रहे हो, तो वो 70 रुपए आप पेमेंट करने जाओगे तो पेमेंट होगा क्या आपका? तो आप 25 रुपए आप घाटे में हो। अकेले में सोचना जो मैंने बोला, क्योंकि वाइट करने के लिए 30 रुपए लगेंगे ना। तो अगर आपको 95 अगर लाना है बैंक के अंदर, तो आपको 125 रुपए कमाना पड़ेंगे, तब जाके आपके 95 होंगे। वैसे टैक्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, छोड़ो, मेरा कोई विषय नहीं है अभी वो। अकेले में सोचना जो बोला मैंने। और इसका बहुत अपन यूज करेंगे एफएम में। एफएम में बहुत आता है कॉन्सेप्ट कि जब हम लोग कोई जितना भी हमारे पास में, इसलिए हम लोग कभी भी जो मेरे पर्सनल खर्चे होते हैं ना, जो पीएनएल के डेबिट में नहीं आते, मैं उसको वाइट के पैसों से खर्च नहीं करना पसंद नहीं करता। अभी किसी को 2000-3000 का शॉपिंग करना, थोड़ा बहुत जो पीटी कैश अपने तो उससे वो खर्च करने, क्यों? व्हाइट का पैसा दोगे तो वैसे भी पीएनएल का डेबिट में आना नहीं है, वो पीजीबी में पर्सनल एक्सपेंस आते नहीं है। अब मैंने शर्ट की शॉपिंग करी तो कहां से पैसे देना चाहिए? अगर मैंने इसका शॉपिंग किया, अगर 10,000 की शॉपिंग किया ना, तो मेरे 10,000 नहीं गए, मेरे 14,000 रुपए गए। बहुत कम लोगों को समझेगा, पर कोई नहीं, जिनको समझा उनके लिए बहुत बड़े हो जाएगा। मैंने 10,000 की शॉपिंग ऑनलाइन करी, जिसका मैंने टैक्स भर भर के 10,000 रुपए रहे, तो मैंने कितने कमाए थे?
तब जाके वो 10,000 हुए। तो जब मैं 10,000 की शॉपिंग कर रहा हूं ऑनलाइन, इसका अर्थ वो 10,000 में नहीं पड़ रहा है मेरे को, 14 में, क्योंकि 10,000 रुपए टैक्स भर के 10,000 बने, यानी 14 कमाए थे तब 10 बने। तो इसलिए कभी भी ऐसे पर्सनल एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, अगर आपके इसमें घर में थोड़ी बहुत कैश अगर कुछ पड़ी होती तो उसका इस्तेमाल करते, ऑनलाइन का पैसा नहीं करते, क्योंकि ऑनलाइन के पैसे बड़े मेहनत से वहां तक पहुंचते, क्योंकि वो हमेशा वन माइनस टी होता है। चलो रिटर्न रिकॉर्ड की बात करेंगे, बोलो क्या बोलना चाहते हैं? क्या आप यूपीआई जब करते हो तो आपको रिटर्न रिकॉर्ड मिलता है क्या? कहां मिलता है आपको? होता है ना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, लिखो एग्जांपल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, बैंक स्टेटमेंट। पता क्या फायदा होता है इससे? अगर आपने किसी को कैश में पेमेंट किया तो वो पैसे आप भूल सकते हो, पर ऑनलाइन पेमेंट किया तो भूलने का स्कोप ही नहीं होगा। अरे बोल दो सही क्या? हाँ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट बोलो। हाँ लेस रिस्क क्यों? लिखो यूजर आईडी पासवर्ड बेस्ड, यूजर आईडी पासवर्ड बेस्ड होता है, बेस्ड। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू बिजनेस। क्या बोल रहे हैं भाई? जिसके दुकान में आजकल डिजिटल पेमेंट होगा उसकी दुकान ज्यादा चलेगी। एक्सेप्टेड दिस पॉइंट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके पास में पैसे नहीं होते, आप दुकान पे पहले पूछते भैया यूपीआई तो चलेगा ना, भाई चलेगा ना, मेरे पास कैश तो है नहीं। वो बोलेगा नहीं, तो बोले ठीक है भैया मैं दूसरे से, क्योंकि मेरे पास तो कैश है नहीं। तो जिसकी दुकान में यूपीआई होगा उसकी दुकान ज्यादा चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्यों है? 7 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करो। क्या आपको लगता है, 6 का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं मैं, 7 का दे रहा हूं, आप बताओ एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्यों है? लिखो लेस यूसेज ऑफ पेपर। नोट छापने के लिए तो बहुत सारा पेपर लगेगा, डिजिटल पेमेंट में पेपर की जरूरत है नहीं। क्या आप फिर से बोल सकते हैं? रीड, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ रीड। बोलेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है? जिस जगह पे यूपीआई होगा उनको मिलेगा कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिशन में आगे जाने का मौका। एडवांटेज का मतलब क्या है यहां पे? अच्छा एनवायरमेंटल, सॉरी एनवायरमेंटल एडवांटेज ऑफ रीड, ओके। एनवायरमेंटल का मतलब क्या है? आपको लेस यूसेज ऑफ पेपर मिलेगा, एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से अच्छा होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? अरे बोलो ना आर का मतलब क्या है? आपकी रिस्क बहुत कम हो जाएगी, यूजर आईडी पासवर्ड बेस है। आर का मतलब बोलिए? रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन मिस होने का सवाल नहीं, आपके पास पूरा रिकॉर्ड था। ई फॉर व्हाट? इजी है, यूपीआई को तो कितना इजी है। ए फॉर व्हाट? दुनिया में कहीं से रहे। और डी फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे आपको मिलेगा डिस्काउंट इन टैक्स, डिस्काउंट इन मेकिंग बिल्स। ड्रॉबैक में क्या लिखा है? ड्रॉबैक यहां पे देखो, अंडरलाइन द वर्ड एन ओ टी, नॉट दिख रहा है? नॉट फर्स्ट पॉइंट में एन, सेकेंड पॉइंट में टी, थर्ड पॉइंट में ओ, नॉट। और लिखो आईटीसी, इंटरनेट का आई, ट्रांजैक्शन का टी एंड कॉस्ट का सी। आईटीसी क्या बेचता है? सुट्टा। बेटा बिल्कुल सही पकड़े, बहुत जल्दी से आया पर आपकी जुबान पे सही पकड़े। दोस्तों आप सभी जानते हो आईटीसी क्या बनाता है? धुआं, स्मोक। 2-4 ब्रांड का नाम बोलो भाई, बोल दे भैया। गोल्ड फ्लैग, जिंदल साहब। एनीवे शौकीन लोग हैं बहुत। एक दिन ऐसे ही हुआ, मे बी कुछ दिनों पहले ही, had gone to one cafe here in पुणे। अब उनको पता नहीं था, मैं सडनली वहाँ पे गया और अपनी क्लास के कुछ छात्र बैठे थे वहाँ, इंटर के ग्रुप 1 के। अच्छा लगा मुझे देख के। उनके लिए भी ऐसा ये कहाँ से आ गए भाई आदमी, बिकॉज जिस अवस्था में बैठे थे बिल्कुल चल रहा है। अपने सीए इंटर के बच्चे भाई, उसमें 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी।
अब मैं तो चला गया वहां पे। अब मुझे ऐसा हो गया यार, खामा मैंने डिस्टर्ब कर दिया बेचारों, एंड इट बिकेम और वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन फॉर देम। आई वाज सपोज टू मीट माय फ्रेंड, तो मैं से गया, पहले आई वेंट अलोन, मेरा दोस्त पीछे से आ रहा था, अरे बोले सर आप कैसे? मैं तो ऐसे आ गया। तो उसमें क्या था, मैंने बोला कैरी ऑन, डोंट वरी यार, कोई बात थोड़ी ना है। अभी किसी को कैसे ऑकवर्ड फील करा ना, कोई बात नहीं, कैरी ऑन, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो देखो मैं तो उधर बैठ रहा हूँ, कोई बात ही नहीं। तो आई जस्ट मेड देम कंफर्टेबल कि भाई कोई बात नहीं, चलता है जिंदगी में, आपकी अपनी लाइफ है, यू कैन कैरी ऑन। तो उसमें क्या हुआ, वो बेचारे दो लड़के ने, वो बहुत आराम से, एकदम इज्जत वाले थे, दे आर नॉट स्मोकिंग और एनीथिंग। उसमें से जो दो छोरियां थी, मैं थोड़ा सा बेचारे लड़कों के पास देख रहा हूं, कैसी जिंदगी आ गई है तेरी। बट आई जस्ट फेल्ट, यू नो, मतलब बोलते ना जैसा दिखता वैसा नहीं होता, मराठी में बोलते हैं जैसा दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं, ऐसा बोलते हैं कि जैसा दिखता वैसा होता नहीं है। एंड आई वाज स्ट्रेंज, आई मीन आई वाज शॉक्ड, बट शॉक्ड नहीं है, लड़के पीती है, पर कोई सेव वाली लड़की पीती है तो पर थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता, बस ऐसा नहीं कि लड़कियां नहीं पीती, मतलब से की लड़की ने पी के क्या पता नहीं कितना गुनाह किया। बेटा स्ट्रेस रिलीज मिलेगा, सही पकड़े हैं। जिंदल जी का मानना है लड़की को इतना स्ट्रेस हो जाता है से करते करते, तो उसमें अगर पीते तो थोड़ा सा बेटा ये। और जिंदल साहब अपन भी कुछ ऐसे ट्रैक पे हैं, आपको भी बहुत स्ट्रेस होता होगा नहीं, पर मैंने कुछ बोला नहीं उनको, मैं आज आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आपको नाम भी नहीं बता रहा हूँ, आपको तो पता भी नहीं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसी उनको समझा अगर वो लेक्चर देखेंगे तो। मैंने उनके बारे में बोला बोले, बट देन आई सॉ, एक सिगरेट हुई, दो हुई, तीन हुई, मुझे लगता लगभग पैकेट ही खत्म हुआ होगा, बिकॉज मैंने उनको बोला था डोंट वरी यार, मतलब आप समझो मत, मेरे टीचर ने तुम्हारी पार्टी डिस्टर्ब करने नहीं आया मैं, आई जस्ट सिटिंग विद माय फ्रेंड। तो आई वाज जस्ट चैटिंग, जस्ट थोड़ा सा इधर बैठा वो इधर बैठा, तो ऑब्जर्वेशन आता ना कितना चल रहा है। पर मुझे उस दिन समझा ही नहीं हाउ टू रिएक्ट, मैंने उनको चिल्लाना चाहिए क्या मैंने चुपचाप बैठना चाहिए। मैं 2 बार सोचा इनको रोकूं तो बेचारे का पार्टी स्पाइल हो जाएगा, नहीं रोका तो जमीर नहीं मान रहा यार, क्या कर रहे हो आप। और जो क्लास में बैठते हुए ऐसे तुम्हारे जैसे, अब जो कल तक जिंदल दिखाऊं मुझे। तो जिंदल आप बताइए मैंने कैसे रिएक्ट करना चाहिए आपके साथ में। देखा जिंदल बोला सर आप भी आ जाओ, कोई बात नहीं, चलता जीवन में। बट एनीवेज इट्स ऑल अबाउट पर्सनल लाइफ, वी डोंट हैव, नो टीचर हैज राइट, बट सिर्फ हम लोग बात कर सकते कि जस्ट वो करो विच इज नॉट हैविंग, मतलब हर शौक ऐसा होना चाहिए विच इज नॉट हैविंग इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। अल्टीमेटली योर हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। सिगरेट इज वो पता नहीं कब तुम्हारे लिए एडिक्शन बन जाए एंड वो कितना घातक हो जाए, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। बाकी तो आपकी पर्सनल लाइफ है, और यहाँ पे इस क्लास में बहुत सारे स्मोकर्स होंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, नहीं उसको पब्लिक करने की जरूरत है, बट आई एम टेलिंग अगर करते तो मत करो यार, ऐसी चीज जो करो जो घर वाले भी एक्सेप्ट कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, जस्ट बात निकली आईटीसी से, नॉट आईटीसी पे हम लोग पता नहीं कहां से कहां विषय निकल गया। और नॉट आईटीसी, ये वर्ड आपको दिख रहा होगा, क्या है नॉट आईटीसी? आईटीसी को ना बोलो, आईटीसी क्या बचता है, तो उसको ना बोलो, ऐसा नॉट आईटीसी है ना कि नो आईटीसी। ओके, तो बताएंगे दोस्तों नॉन टेक्निकल, बताएंगे दोस्तों डिजिटल पेमेंट में नॉन टेक्निकल ऐसा क्यों लिखा है। यानी कि दोस्तों सबसे बड़ा ड्रॉबैक है डिजिटल पेमेंट का कि जो बंदा इंग्लिश नहीं समझ सकता, जिस बंदे को एप्लीकेशन की समझ नहीं है, वो इसका इस्तेमाल। दूसरी बात, द रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट। आप मुझे बताइए इसका क्या डेटा, क्या बोल रहा है, काय का रिस्क है दोस्तों? योर आईडी पासवर्ड अगर स्टोलन हुआ, इन केस योर आईडी पासवर्ड इज गेटिंग स्टोलन, बोलो आगे बोलो, इन केस योर आईडी पासवर्ड इज गेटिंग स्टोलन, योर डेटा इज लॉस्ट। अब यार आप पहले में क्या लिखा, यहां पे लेस रिस्क है, आप क्या बोल रहा है रिस्की है, ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ, अगर आप लेस रिस्क क्यों है, बिकॉज आईडी पासवर्ड है, और अब रिस्क क्यों है,
अगर आपने अपना आईडी पासवर्ड ही किसी को दे दिया या आपने उसको छुपाया तो ऑब्वियसली इट इज रिस्क। आपका मोबाइल ही कोई और यूज करता है, उसके ऊपर ओटीपी आता है तो क्या करेंगे? ओके, लिखो पॉइंट नंबर 2, इन केस व्हाट? इन केस आईडी पासवर्ड इज स्टोलन। बंद है। इन केस आईडी पासवर्ड इज व्हाट? स्टोलन। ओके, आगे ओवर स्पेंडिंग हो जाती है। अरे बोलो ना, डिजिटल पेमेंट से ओवर स्पेंडिंग हो जाएगी क्या? आपके इसमें अगर क्रेडिट कार्ड है, जनरल जैसे लोग जो है जिनके इसमें बहुत करोड़ों का क्रेडिट कार्ड है, तो उनको समझता नहीं कैसे कंट्रोल करें। आगे बढ़ेंगे। डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। अरे हर चीज के बारे में लिखने की जरूरत नहीं, जिसका मतलब सच में लगता है अलग है तो वो लिखेंगे ना। ओवर स्पेंडिंग में क्या लिखेंगे? डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन के बारे में लिखो। क्या लिखेंगे बताओ? कभी कभी ऐसा हो सकता है क्या डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन है? क्या होता होगा? हमारा डेबिट हुआ पर सामने वाले का क्रेडिट, तो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलो चलो। इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट। बताओ किसके लिए? आपके लिए नहीं, जो धंधा खोल के बैठे उनके लिए तो कॉस्ट है ना। लिखो, अब लिखो कॉस्ट के बारे में। कौन सी कॉस्ट? गेटवे कॉस्ट, लाइसेंस कॉस्ट। अरे भाई आपको आपके पास में गेटवे का वो चाहिए, वो डिवाइस चाहिए, वो सॉफ्टवेयर चाहिए, अच्छा उसके सिक्योरिटी का भी कॉस्ट आता है। और गेटवे कॉस्ट और कौन सा? डिवाइस कॉस्ट, सिक्योरिटी कॉस्ट। दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे। इंटरनेट। क्या बोलेंगे भाई? डिजिटल पेमेंट का यह प्रॉब्लम है कि जिस जगह पे इंटरनेट नहीं होगा वहां पे डिजिटल पेमेंट नहीं हो सकता है। पॉइंट एक्सेप्टेड है? देखो, नो इंटरनेट नो डिजिटल पेमेंट पॉसिबल ही नहीं। ना डेबिट कार्ड की मशीन चलेगी, ना यूपीआई चलेगा, ना मोबाइल ऐप चलेगा, ना नेट बैंकिंग चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। जीडी में जो भी लेक्चर होते हैं, जो जीडी वाले बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पर है, उनको इतना ही कहना चाहूंगा, आज लेक्चर होगा 24 घंटे के अंदर उसको जीडी पे अपलोड किया जाता है। ठीक है ना? आप बेफिक्र रहे। कल का लेक्चर जीडी वाला अपलोड हो गया क्या? हो गया है जीडी का, तो बस खत्म हो गया। इसके पहले के सारे लेक्चर यूट्यूब पे, वो भी जीडी पे आ जाएंगे, पर लेक्चर नंबर 12 अगर आपको देखना तो जीडी में भी आ चुका है। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते। आप एक बार बोल सकते हैं नॉट आईटीसी। एन फॉर व्हाट? बगैर देखे। एन फॉर व्हाट? नॉन टेक्निकल लोगों यूज करते। ओ फॉर व्हाट? ओवर स्पेंड हो जाएगा। टी फॉर व्हाट? डेटा थेफ्ट हो गया तो आपकी लग गई। नॉट आईटीसी। आई फॉर व्हाट? जहां पे इंटरनेट नहीं वहां पे डिजिटल पेमेंट नहीं। टी फॉर व्हाट? डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। एंड सी फॉर व्हाट? यानी कि दोस्तों जिन लोगों का बिजनेस में जो यूपीआई यूज करना चाहते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। इज दैट ओके? नेक्स्ट पेज। सर नेक्स्ट पेज क्यों? बाजू में तो बहुत कुछ बचा है, हमने पढ़ाई नहीं तो क्या लिखवाऊंगा मैं आगे। दोस्तों देखते हैं कितने लोगों को वर्चुअलाइजेशन याद है। क्या तुम्हें याद है? क्या पढ़ा था वर्चुअलाइजेशन में आपने? वर्चुअलाइजेशन पढ़ा था आपने? ये इमेज आपको सभी को याद आ रही होगी दोस्तों। जिस दुनिया में वर्चुअलाइजेशन नहीं था वहां पे एक ही मशीन पर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। याद है? आज के तारीख में क्या हो रहा है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, एक मशीन के ऊपर हम एक नहीं
बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, VMware सॉफ्टवेयर। जैसे ही आपने VMware लगाया, it will allow you to install multiple operating system on the same existing hardware machine. You do not have to purchase. दोस्तों, आपको मैंने कहा था कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर के लिए, बोला के बहुत सारे सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग टाइप के विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। किसी को एंड्रॉइड लगता है, किसी को ओएस लगता है, किसी को लिनक्स, तो किसी को यूनिक्स की जरूरत होती है। पर दोस्तों, ट्रेडिशनली हार्डवेयर में, एक हार्डवेयर में केवल एक ही सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन हुआ करती थी। इसलिए दोस्तों, अगर मुझे 4 ओएस लगाना थे तो मेरे पास 4 हार्डवेयर की जरूरत थी। फिर प्रॉब्लम वाले, सर ले लो हार्डवेयर ले लेंगे तो कॉस्ट कितनी लगेगी? अगर एक हार्डवेयर की कॉस्ट 5 करोड़ की, अगर बड़े बड़े मेन फ्रेम हार्डवेयर ले लेंगे तो आपको 20 करोड़ लगाना पड़ेगा। हालांकि 5 करोड़ में ही काम हो जाना चाहिए था। इसलिए दोस्तों, एक नई चीज आई दुनिया में सामने, बोले एक ही हार्डवेयर पे VMware लगा दो, फिर उसमें आप मल्टीपल ओएस लगा सकते हो, देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, और जहां पे मल्टीपल एप्लीकेशन लग सकते हैं। ए गाइस, कम ऑन। तो क्या मतलब है? डोंट यू थिंक विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन यू आर एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट? है एवरीबॉडी। सो दोस्तों, यही आपको लगाना, चिट्ठी लगाकर। अब मैं आपको अच्छे से लिखेंगे, वर्चुअलाइजेशन आ जाएंगे वहां पे। आप प्लीज, आप ऐसा कर सकते हैं कि शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, मतलब 1 मिनट के अंदर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सर अभी ऐसा तो ये बहुत मुश्किल है, वैसे कोशिश करेंगे 1 मिनट के अंदर सिर्फ ये डायग्राम आपको एग्जामिनेशन में ड्रॉ करना है, क्योंकि इसको लिखने के बाद में रीडर को समझ जाता है कि एग्जैक्टली आपको बोलना क्या है। ये बेस्ट चीज है। वर्चुअलाइजेशन को इस बगैर डायग्राम के पढ़ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी। जादू से जादू किया रे, जागे सोए रहूं, खोई रहूं, उसकी यादों में, उसके ख्वाबों में झूमे जिया रे। Crazy किया रे, crazy किया रे, crazy किया रे, oh crazy किया रे। Intelligent PCs for seamless performance with Dell Optimizer. Streamline your workflow with PCs that adapt to you. Available with exclusive offers and benefits. मंगल सिंह की पार्टी के बारे में बहुत सुन रखा था, मगर ये पहली बार देखने को मिल रही थी। उस पार्टी में सिर्फ सिंडिकेट वाले नहीं, पुलिस वाले, पॉलिटिशियन, सब बड़े बड़े लोग आए हुए थे। पुष्पा भाऊ ने इतने करोड़ का माल बचाया ना, उसके लिए एक रात में पुष्पा भाऊ सबका हीरो बन गया था। साड़ी पहन के साड़ी आए तो उसको घूरे, छोटे छोटे स्कर्ट भी जो पहन के आए तो घूरे। छोड़ साड़ी छोड़ स्कर्ट, इन कपड़ों से क्या होता? नजरें गंदी, सोच गंदी, मर्द है बिन बंदी लोटा। ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला, ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला। गोरे गोरे मुखड़े पे तैयार कोई मरने को, सांवली को छेड़े बाहों में आ जाए भरने को। काले गोरे से क्या मतलब, मधु मिले या फिर मठा, एक ही रट्टा देख दुपट्टा, मर्द है बिन पहनी लोटा। ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला, ओह ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला। ओवर। चलो बच्चों लिखो वहां पे, when virtualization was not there, ऐसा आपको लिखना है। when virtualization was not there, ऐसा लिख रहे हैं आप, लिखो। क्या होता था पहले जब वर्चुअलाइजेशन नहीं था? when virtualization was not there, बोलो भाई क्या? One hardware machine was able to install only one operating system. One hardware machine was able to install only
Only what? Only one operating system. But in business we use. But in business we use what? Multiple softwares. But in business we use what? Come on. Multiple softwares. Which may require what? हम देखो CRM यूज करते हैं, ERP यूज करते हैं, टैली यूज करते हैं, बहुत अनेक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. विच मे रिक्वायर व्हाट? वन OS और मे रिक्वायर डिफरेंट OS. विच मे रिक्वायर मल्टीपल OS. मल्टीपल OS. which may require multiple OS. Right, everyone? That's why there was a necessity of buying. ये कब की बात कर रहे हैं हम लोग? बीते लम्हों की बात कर रहे हैं. That's why there was a necessity of buying. बोलो क्या? There was a necessity of buying multiple hardware machines, which was, बोलो क्या? Which was क्या? Very costly. Which was very costly. फिर क्या? That is why virtualization was introduced. That is why ये concept introduce हुआ. बताओ इस concept में क्या होता है? Virtualization was introduced where? बोलो क्या होगा? Where क्या? अरे where क्या? Come on! Where what? With the help of hypervisor. उसको VMware के बदले अपने बुक में नाम दिया hypervisor. With the help of hypervisor. With the help of hypervisor. बोलो क्या होगा? We are allowed to install. बोलो क्या हो सकता है? We are allowed to install what? Come on. We are allowed to install. बोलो बच्चों. We are allowed to install multiple OS on one hardware. Which saves what? Which saves huge cost. Which saves what? Huge. हमारी बहुत सारी कॉस्ट बच जाती है. एवरीबॉडी गॉट इट? चलो, आपने वर्चुअलाइजेशन पढ़ा, आपने ये भी देखा होगा कि आपको यहां पे 3 टाइप के वर्चुअलाइजेशन दिख रहे होंगे. ये जो भी आपने डेटा भी लिखा है, ये हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के बारे में है. आप इसको वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिएगा और इसको हार्डवेयर भी समझ लीजिएगा. क्या आप मुझे बता सकते हैं नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन किसी को याद आ रहा है? याद आ रहा है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल जगहों पर कुछ याद करने की कोशिश करो. अगर मेरे पास में दिल्ली में, इंदौर में, जयपुर में, अलग अलग जगहों पर, बोलो क्या है, मेरा नेटवर्क है. पूना में भी नेटवर्क है, जहां पे मैंने केबल्स लगाए, जहां पे मैंने राउटर, स्विचेस, इतना सारा खर्चा हर जगह पे किया हुआ है, पर हर जगह की कैपेसिटी फुली यूटिलाइज्ड नहीं है. तो अब क्या करना पड़ेगा? कल चल के मुझे बैंगलोर और हैदराबाद में नए ब्रांचेस खोलना होंगे, तो वहां पे भी मुझे नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी. आपसे मेरा प्रश्न है, अब क्या करना पड़ेगा? क्या मैं आप मुझे ये कहोगे सर एक काम करो, हैदराबाद में वापस एक नया नेटवर्क खोल दो, और एक काम करो बैंगलोर में वापस नया नेटवर्क खरीद लो, और एक काम करो मस्त वापस से पैसा लगा दो. हालांकि मेरे पास दिल्ली में 10% भी यूज नहीं हुआ है, पूना में 20% भी यूज नहीं हुआ. क्या करना चाहिए? पूल करो, शेयर करो, पूल करो, वर्चुअल पूल करो, लॉजिकल पूल करेंगे.
यानी कि जितना भी नेटवर्क हमारे पास आज 4 जगह पे है, वो 400% जो नेटवर्क हमारे पास मौजूद है उनको सबको एक सॉफ्टवेयर पे लेकर आ जाएंगे। और फिर क्या होगा? हैदराबाद को देना है, डोंट नीड टू इंस्टॉल न्यू सेटअप, इसमें से हाँ ये ले लो भाई, कितना चाहिए इतना यहां से लो, तुम्हें चाहिए तुम ले लो, ये इसमें ले लो। यानी कि अब हैदराबाद और बेंगलोर में फिजिकल नेटवर्क्स नहीं होंगे, दे वुड बी एबल टू यूज लॉजिकल नेटवर्क, यानी कि पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? है गाइस? कितने लोगों को याद था ये? या रिकॉल हुआ था आपको? मतलब जो मैं कह रहा था आपको ऐसा लगा कि सुना सुना सा है? सुना सुना सा है या जग सुना सुना लगा आपको? कौन सा सुना सुना लगा? ये वाला सुना सुना? हाँ ठीक है। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन लिखिए वहां पे। There can be logical pool of network. There can be logical pool of. There can be logical pool. Pool कौन सा? PULL नहीं, POOL. There could be logical pool. Logical pool of existing network. Full stop. Unutilized network can be shared. Without creating new setup. आपको नया सेटअप करने की जरूरत नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं, आपने स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन सुना? बोलो क्या सुना था? अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मल्टीपल जगह पे हार्ड डिस्क है, मान लो 100 कंप्यूटर है, 100 कंप्यूटर के 1-1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क, आप क्या करना चाहिए? हर जगह पे हार्ड डिस्क है, तो आप क्या करेंगे? और कोई किसी का 100 GB यूज है, किसी का 200 GB यूज है, 1-1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, तो बहुत सारी जगह भी उसमें खाली, तो अब क्या करेंगे? जब भी किसी को नया स्पेस लगेगा, आर वी गोइंग टू बाय द न्यू वन? नो। हम लोग क्या करेंगे? सारे स्टोरेज को लॉजिकली पूल करेंगे। हम लोग सारे एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क का लॉजिकल पूल करेंगे, फिर शेयर करेंगे, फिर लॉजिक फिजिकल पूल करेंगे, लॉजिकल। हर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क उनके पास ही होगी, लॉजिकली सॉफ्टवेयर द्वारा उनको पूल करेंगे और यहां से सब कुछ शेयर करेंगे, है ना? बोलो बच्चों। आपके सॉरी, आपके बुक में इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है, मैं पढ़ लेता हूं और आपको बताता हूं कि आपको भी एग्जैक्टली क्या लिखना है उसमें। वर्चुअलाइजेशन, ये आ गया कंसेप्ट, ओके। ये देखो यहां पे लिखा है, क्या लिखा था? कुछ लाइन हम लोग देखते हैं आपके बुक में से, आप मत जाइए, आपको सिर्फ लिखना है, पहले समझ लीजिएगा। इज द अपरेंट पुलिंग ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस, बराबर है? 100 टेराबाइट के जो अलग अलग जगह थी उनको हमने पूल किया लॉजिकली, इवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस, चाहे कुछ भी होने दो, इनटू व्हाट अपीयर्स टू बी, यानी सबका 100 हार्ड डिस्क को हमने एक जगह पे लाया, तो कोई भी मेरे सॉफ्टवेयर को देखेगा तो उसको क्या लगेगा, यार एक ही जगह पे सब है, हालांकि वो बहुत जगह पे है। दैट इज मैनेज्ड फ्रॉम व्हाट? कुछ क्लियरिटी है? सब अलग अलग जगह जो फैले हुए थे उनको मैंने एक जगह पे, अब किसी को नया चाहिए तो उसमें ये आप लाइंस पहले वाले 3 लिख सकते हैं, है ना, अच्छे से। ऐसा ही आपको एग्जामिनेशन में छापना है जो लिखा है। तुझको मैं रख
है जो तू, वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले, इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले, ख्यालों का शहर और तू जाने तेरे होने से ही आबाद है, हवाएं हक में वही है आते जाते जो तेरा नाम ले, देती है जो सदाएं हवाएं हवाएं, न जाने क्या बताएं हवाएं हवाएं। दोस्तों ये खत्म हो गया। अभी इसमें क्वेश्चन है जो वर्चुअलाइजेशन में लिखा हुआ है, हाँ, जिसमें कुछ लिखा है कि एप्लीकेशन एरिया ऐसा लिखा है। इसका मेमोरी टेक्निक है सेव पूरी दाल तड़का। क्या बोलेंगे? ये एसपीसी का नया डिश है, ये अलग है, ऐसा कोई डिश मार्केट में मिलेगा नहीं। क्या बोलेंगे? सेव पूरी, ये अलग लेवल है। सेव मतलब सर्व करना होता है। सेव कभी खाइए तो सेव हमेशा सर्व करते हैं और दाल हमेशा पेट में डिजास्टर करती है। तो सेव सर्व हो गया, दाल डिजास्टर हो गया। सेव पूरी, सेव पूरी, पूरी यानी कि पूरी हल्की फुल्की होती है, नहीं पोर्टेबल होती है। पूरी देखिए सो हल्की फुल्की पोर्टेबल किधर भी जा सकती है। तो सेव पूरी दाल, दाल यानी कि डिजास्टर करती है, और तड़का देने से पहले या तड़का खिलाने से पहले अपने टेस्ट कर लेना जरूरी है। ठीक है ना? इलॉजिकल बोल रहा हूं मुझे पता है, पर फिर बहुत लॉजिक है, आपको एग्जामिनेशन में याद आने के लिए काफी है। ठीक है ना? सेव पूरी दाल तड़का। सेव मतलब क्या बोले बगैर देखिए बोलो? सेव को सर्व करते हैं, पूरी पोर्टेबल होती है, दाल डिजास्टर कर सकती है, और तड़का टेस्ट करना चाहिए वरना आग लग सकती है। सेव पूरी दाल तड़का। एवरीबॉडी बोलो भाई क्या है? पर ये वर्चुअलाइजेशन के एप्लीकेशंस है, यानी कि वर्चुअलाइजेशन को कैसे 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 इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बताएंगे दोस्तों, इसमें सर्वर कंसोलिडेशन क्यों लिखा है। इस इमेज को देखने के पश्चात क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि अगर ये इमेज नहीं होती वर्चुअलाइजेशन में, तो आपके इसमें बहुत सारे सर्वर होते, क्योंकि हर ओएस के लिए अलग अलग सर्वर लगता। अरे बोल दो ना, तो क्या मतलब है इसका? मल्टीपल सर्वर के या मल्टीपल हार्डवेयर के मिला के एक ही आपने कंसोलिडेट कर लिया। इज दैट ओके? तो क्या इसका मतलब सही है? इसका एप्लीकेशन पहला पॉइंट सही कि सर्वर का यहां पे कंसोलिडेशन हो जाता है। यू डोंट हैव टू हैव मल्टीपल सर्वर्स विद द हेल्प ऑफ ओनली वन सर्वर। आप बहुत सारे सर्वर को कंबाइंड कर रहे हो। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। ये सर आपने पढ़ाया था पहले? नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ा भी रहा हूं और रिवाइज भी करा रहा हूं। ठीक है ना? आप चिट्ठी लगा सकते हैं यहां पे, प्लीज सेव लिख दो। आप सेव इज इक्वल टू सर्वर। कहां पे लिखना है? नई चिट्ठी लगेगी, हेडिंग आएगा एप्लीकेशंस ऑफ वर्चुअलाइजेशन। एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअलाइजेशन क्या है वहां पे? मतलब सर्वर कंसोलिडेशन लिखा क्या आपने? सेव यानी कि सर्व, सर्वर कंसोलिडेशन लिखो। नो नीड टू हैव मल्टीपल हार्डवेयर मशीन, नो नीड टू हैव मल्टीपल हार्डवेयर मशीन। बहुत सारे मशीन की जरूरत नहीं है, बहुत सारे मशीन की जरूरत नहीं है। कोई बताएगा डिजास्टर रिकवरी क्या होता है? वैसा नहीं। यहां पे मतलब क्या, ध्यान से देखिए। हम लोग वर्चुअलाइजेशन पढ़ रहे हैं, यहां पे कितने हैं? 6 दिख रहे हैं। सुन लो जो मैं कह रहा हूं। आप कैसे में एक हार्डवेयर है, बहुत सारे ओएस है। सपोज आप टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो और आपने टैली को सिर्फ यहां पे इंस्टॉल किया है एक ओएस पे, और वो उड़ गया, करप्ट हो गया, तो आपकी तो लग गई। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है? वैसे भी एक मशीन पे इतनी सारी ओएस, एक काम करते हैं ना, टू बी ऑन से पड़े, यहां भी टैली लगाते हैं, यहां भी टैली लगाते हैं, यहां भी टैली 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 टैली। आप बताओ क्या होगा? इन केस दिस इज करप्टेड, in case this operating system is corrupted now, you do not have to worry, you are able to get the same data from this one.
ये भी खराब हुआ, कोई बात नहीं, आप यहां से, इसको बोलते हैं डिजास्टर रिकवरी। ऐसा होता है एक ओएस पे क्यों नहीं होगा ऐसे? एक ओएस पे टैली तो एक ही बार इंस्टॉल होगा ना, और वही खराब हुआ तो लुट गए। यहां पे लुटेंगे नहीं आप, यहां पे यू आर हैविंग व्हाट, मल्टीपल ओएस। तो व्हेन यू राइट वन एंट्री, वो 6 जगह पे लोकेट हो रही है। तो इन केस योर वन सर्वर इज डाउन, वन ओएस इज डाउन, डोंट हैव टू वरी, यू आर एबल टू गेट योर डेटा फ्रॉम अदर ओएस। समझ गए? लिखो एग्जाम्पल। क्या नाम ले, हेडिंग क्या है? डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी। सर आपने पहले पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था, पहली बार पढ़ा रहा हूं मैं और लिखा भी रहा हूं। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? इफ टैली इज इंस्टॉल्ड, टैली इज इंस्टॉल्ड ऑन व्हाट? ऑन मल्टीपल। Tally is installed on what? Multiple OS. If one OS is down, if one OS is down, बोलो क्या होगा? If one OS is down, तो आगे बोलो कुछ तो। If one OS is down, we are able to recover data. We are able to recover data from we are able to recover data from, बोलो यार, other OS। हम लोग उसको दूसरे OS से रिकवर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट बोले, क्या नाम है? हाँ, आपको पता है, स्क्रीन पे देखिए आप एक बार, स्क्रीन को देखो ध्यान से। कितने ओएस हो गए हमारे पास? आपको पता है, कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले मुझे पूछा, सर आपका जो सॉफ्टवेयर वो iOS पे चलता है क्या? आई सेड नो, बिकॉज iOS क्या है? एप्पल का ओएस है, और मैंने किसके लिए बनाया है? क्यों ऐसे हुआ है? मैंने विंडो के लिए भी बनाया है, एंड्रॉयड के लिए बनाया है। जनरली जो सीए स्टूडेंट्स है, जनरली जो मार्केट का ट्रेंड है, 95% जो लोग हैं वो एंड्रॉयड का इस्तेमाल कर ही लेते हैं, और घर में अगर उनके पास में, अगर खुद के पास में एप्पल भी होगा तो एक आधा तो एंड्रॉयड तो मिलेगा ही। एम आई रॉन्ग? नहीं, ऐसा ही है ना। तो इसलिए कोई भी इंसान पहले प्रेफर क्या करता है, वो एंड्रॉयड बेस्ड बनाए। अब जब भी कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करे, यानी कि एसपीसी को सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है, और अगर मान लीजिए वो सॉफ्टवेयर जो लॉन्च किया हुआ है, आप मान के चलिए सपोज को iOS पे भी करना है लॉन्च, उसको एंड्रॉयड पे भी करना है, और विंडो जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, उस पर भी करना है। तो सॉफ्टवेयर जब मैं लाऊंगा तो किस पे टेस्टिंग करना पड़ेगी उसकी? देन आई नीड टू चेक द सॉफ्टवेयर ऑन ऑल द ओएस, बिकॉज एवरी ओएस हैज डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, सब कुछ उनका अलग है। कभी ऐसा हो सकता है कोई एंड्रॉयड पे चले अच्छे से, वो विंडो पे ना चले। ऐसे ही हो रहा था कल, सुन बोले सर हमें लैपटॉप पे जब देख रहे तो पता नहीं कैसे कैसे हो रहा है। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि क्या होता है ना कि दोनों का जरूरी नहीं ना, कि एंड्रॉयड इज डिफरेंट थिंग और विंडो अलग चीज है। तो जरूरी नहीं जो चीज़ एंड्रॉयड पे बहुत बखूबी चल रही हो और वो विंडो पर भी अच्छी चले, बिकॉज उनका सब कुछ अलग ही है। तो जब भी कोई बंदा, मैं तो खैर जो छोटा इंसान हूं, जब भी कोई कंपनी बड़ी बड़ी जैसे टैली जैसे कोई कंपनी अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करती होगी, तो व्हाट इज देयर रिक्वायरमेंट? दे शुड चेक दैट सॉफ्टवेयर ऑन कहां पे? मल्टीपल ओएस पे उन्होंने चेक करना चाहिए, उन्होंने हर जगह पे चेक करना चाहिए। क्या चेक करना चाहिए? कि इस पे चल रहा है कि नहीं, उस पे चल रहा है कि नहीं, उस पे चल रहा है कि नहीं, ऐसा चेक करना चाहिए। मुझे बताओ मेरे पास अगर एक ही मशीन होती और दुनिया में वर्चुअलाइजेशन नहीं होता और उस मशीन पे तो एक ही ओएस होता, तो मैं कितना चेक कर पाता? एक ही ओएस वाला चेक कर पाता। यानी मान लो उस पे विंडो था तो मैं विंडो चेक कर पाता। इज दैट ओके? फिर मुझे दूसरी मशीन लाना पड़ती, फिर मैं उस पर एंड्रॉइड चेक करता, फिर तीसरी मशीन लाता, फिर उसके ऊपर iOS चेक करता। अब मुझे इतना मैंने ज्ञान दिया, अब बताओ इससे क्या फायदा होगा? इस मशीन से क्या फायदा होगा? अब आपके पास में एक ही मशीन है, उसमें मल्टीपल आपके ओएस है, तो अब मुझे आता ये मशीन लेके बढ़ जाओ, इसके अंदर तो ऑल इन वन है नहीं, इसके अंदर तो विंडो भी है, इसके अंदर दुनियादारी सब कुछ है। तो क्या करेंगे? इस मशीन के द्वारा आप विंडो भी चेक कर लोगे, एंड्रॉइड भी चेक कर लोगे,
iOS भी चेक कर लोगे, सब चेक कर लोगे, यूनिक्स भी चेक कर लोगे, लिनक्स भी चेक कर लोगे, यानी कि टेस्टिंग करना आसान हुआ क्या नहीं? वही तो पॉइंट लिख रहा है वो। एक्चुअली सिलेबस में क्या करते हैं, एक एक दो दो लाइन ऐसा तुच्छ लाइन देके रखते थे, वो पढ़कर बच्चों को घंटा कुछ समझ में आता नहीं क्या लिखा है, फिर बच्चा बोलता बहुत डिफिकल्ट लग रहा, उसके पीछे इतना ज्ञान होता है तब जाके दो लाइन समझ में आती। तो मैंने आपको कितना कुछ बोला तब जाके अच्छा ओके ऐसा उसका बोलना, क्या लिखा है पॉइंट। अब वो ट्रेनिंग वर्ड भी आ गया होगा। अब बताओ ट्रेनिंग का क्या संबंध है? आप सोचो कल से कि आपको किसको ट्रेन करना है, तो आप उसको एक ओएस द्वारा तो ट्रेन नहीं करोगे। अब बोलो आगे क्या करोगे? यू वांट टू ट्रेन योर एम्प्लॉय ऑन iOS एंड विंडो एंड एंड्रॉयड लिनक्स, तो आप क्या करो, एक मशीन लेके बैठो उसको सब सिखा दो एक पे। अगर ये नहीं होता तो क्या होता? ये नहीं होता तो क्या होता? यू वुड हैव बॉट मल्टीपल हार्डवेयर एंड देन वो सब कुछ होता। लिखो, with the help of this concept, with the help of this concept, बोलो क्या होगा? With the help of this concept, software can be tested on, software can be tested on कैन बी टेस्टेड ऑन किसके ऊपर? मल्टीपल ओएस। सॉफ्टवेयर कैन बी टेस्टेड ऑन व्हाट? मल्टीपल ओएस, बराबर है। विदाउट बाइंग मल्टीपल मशीन्स। आपको मल्टीपल मशीन्स बाई करना नहीं, एक ही मशीन पे आपका सब कुछ चल रहा है। अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो। बोलो आगे क्या करेंगे? नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है? अरे इतना टाइम पास पॉइंट है, वो दोनों पोर्टेबल में एक साथ पढ़ा रहा हूँ, सुन लो क्या मतलब। पोर्टेबल मतलब क्या है मालूम है? कल चल के मान लीजिए इंडिया के किसी बंदे ने सॉफ्टवेयर बनाया और वो दुबई में कोई तो शेख है मान लो, अल हबीबी, उन्होंने बोला डियर नारायण मूर्ति, वी वुड लाइक टू नो योर सॉफ्टवेयर, वी वुड लाइक टू चेक योर सॉफ्टवेयर। अब नारायण मूर्ति जी ने सॉफ्टवेयर जो बनाया है वो उनको किसी दुबई के शेख को बताना है और उनको ये भी प्रूव करना है कि दिस सॉफ्टवेयर इज ऑपरेशनल ऑन व्हाट? मल्टीपल ओएस। अब क्या करना पड़ेगा? तो अगर मान लो वर्चुअलाइजेशन नहीं होता तो क्या करते हैं? अलग अलग मशीन्स लेके जाते हैं और उन मशीनों द्वारा मान लो 6 मशीन्स ले जाते हैं, 6 मशीन्स को बैठा कर शेख को समझ, देखो शेख इस पे भी चल रहा है, इस पे भी चल रहा है, इस पे भी चल रहा है। इट इज सो डिफिकल्ट टू ट्रांसफर और सो डिफिकल्ट टू शिफ्ट ऑल द मशीन्स फ्रॉम इंडिया टू दुबई और मे बी वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। इतनी मशीन्स लेके जाओ, जहां भी जिसको भी टेस्टिंग देना है तो क्या करना? तो इतनी मशीन लेके जाओ तब जाके टेस्टिंग होगा। बताओ आप क्या फायदा होगा? आप क्या फायदा होगा? आपको कुछ करना नहीं है। एक मशीन को इधर से उधर ले जाना अच्छा है क्या 6 मशीन को? तो एक मशीन लेके जाना, उसमें सॉफ्टवेयर डाल दो, उसमें बहुत सारे ओएस है, हर तरीके से आप बता दो। पोर्टेबल समझता है? डू अंडरस्टैंड द वर्ड पोर्टेबल? एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में बहुत आसानी हो रही है इनको। सोचो कोविड का पीरियड चल रहा है, मेरे ऑफिस में वर्चुअलाइजेशन नहीं होता तो कितनी मशीन होती? 6 मशीन होती। और अब ऑफिस बोल रहे कि नहीं आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? You need to shift all 6 machines to your house. अब क्या होगा वर्चुअलाइजेशन से? 6 मशीन तो है ही नहीं ना मेरे पास, लेके चले हो गया खत्म। समझ गए क्या बोलेंगे इसको? वही लिख रहा ना पोर्टेबल। पोर्टेबल कब से कर रहा है वो? पोर्टेबल लिखा है क्या? पोर्टेबल। पोर्टेबल वर्क स्पेस दिख रहा है क्या? कैसे पोर्टेबल हो गया? इतने बड़ा मशीन लेके बैठने, एक मशीन लेके बैठो पूरा। बस सोचो ना, इतना बड़ा बड़ा ऑफिस नहीं लगेगा आपको, एक छोटी सी जगह पे बहुत सारा काम हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? हो गया, उसको बोलते पोर्टेबल। लिखो, since we don't require multiple machines, since we don't require
multiple machines. It is very easy to shift from. One location to other location. Okay guys, done? बोलेंगे सेपुरे. बोलो बच्चों, ए सेपुरे. सुना है सेपुरे दाल तड़का? बोलेंगे से मतलब क्या? से मतलब क्या बोलेंगे? जो सर्व करते हैं, पूरी हल्की फुल्की होगी तो पोर्टेबल हो जाएगी. दाल डिजास्टर करती है और तड़का देने से पहले खत्म. से पूरी दाल तड़का खत्म है, कॉन्सेप्ट ओवर. चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे. आज हमारे पास में ग्रिड कंप्यूटिंग नाम का कॉन्सेप्ट है. डू यू रिमेंबर? क्या तुम्हें याद है ग्रिड में क्या हुआ था? मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ. तुम साहसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ. जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा. रहते हुआ के जो तुम पास में, थम जाए पल ये वही बस मैं ये सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम. आपके सामने कुछ दिख रहा होगा. क्या चल रहा है? आंटी दिख रही है? क्या कर रही है आंटी? हाँ, क्या कर रही है? किधर गई आंटी? हाँ आंटी, देखो आंटी इधर बैठी है. कम ऑन आंटी, क्या कर रही हो आप? देखो आंटी दिख रही है, बताओ क्या कर रही होगी? आंटी साइंटिस्ट है, बालों से नजर आ रहा हो. हाँ, इनके अवतार से आप समझ सकते हैं ये आंटी साइंटिस्ट है. आंटी के पास इतना कॉम्प्लिकेटेड काम है, टू मच कॉम्प्लिकेटेड. क्या करिए आंटी? आंटी को ये काम करने के लिए सामान्य कंप्यूटर पे हजारों साल लग जाएंगे. तब तक तो आंटी बहुत ऊपर जाएगी. इसलिए आंटी बोलती कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैंने अभी काम दिया, बस कुछ महीनों में कुछ दिनों में खत्म होना चाहिए. तो आंटी को हमने एडवाइस किया सुपर कंप्यूटर. बोलो सुपर कंप्यूटर लेंगे या नहीं लेंगे? विच इज वेरी. क्या करिए? आंटी ने काम दिया इसको. आंटी का इसमें ग्रिड सॉफ्टवेयर है. वो ग्रिड सॉफ्टवेयर क्या करेगा? ये जितना वर्ल्ड में जितने भी फैले हुए कंप्यूटर्स हैं इनके, ये बन जाएंगे डोनर्स. और आंटी का जो काम देगा, ऐसे लाइन्स जा रही है यहां से, देखो ये लाइन्स कहां जा रही है? द वर्क इज गिवन टू ऑल द डोनर्स. डोनर्स कोई इंसान नहीं है यहां पे, डोनर्स यहां पे मशीनें हैं. तो ये सारे कंप्यूटर्स को चला के काम, यानी कि आंटी का एक काम कहीं हजारों लाखों कंप्यूटर्स में डिवाइड हुआ. फिर क्या हुआ फायदा?
जो काम एक जगह से होने वाला था, नाउ इट इज हैपनिंग थ्रू व्हाट, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स साइमल्टेनियसली, मिलियंस ऑफ डोनर्स साइमल्टेनियसली। फिर क्या होगा, जो काम एक कई सालों में होने वाला था वो कुछ दिनों में, यानी कि आंटी का एक काम कई टुकड़ों में डिवाइड होता है। एक काम कौन करता है टुकड़े टुकड़े? अरे बोलो यार, कम ऑन, कौन करता होगा ये? सर ये टुकड़े टुकड़े सॉफ्टवेयर करता है। जाता कैसे है डेटा उधर? सर वो इंटरनेट से उधर जाता है और सारे लोग काम करते हैं, और काम करने के बाद में वापस वो डेटा वापस आंटी को भेज देते हैं। इसी के लिए आपको मैंने ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया था। ये कौन है बच्चों? कौन है बोलो? क्या करती है आंटी? अरे हावले, साइंटिस्ट ने, मैं बोला क्या करती, तो बोलते साइंटिस्ट है। क्या होगा फिर? ये क्या नेटवर्क है? ये कौन है? ये डोनर की मशीनें हैं। फिर क्या होगा? ये क्या है? ये कौन है? डॉन। ये सब डोनर्स है। आपसे एक सवाल पूछूंगा, नेटवर्क की जरूरत क्यों? ये डोनर्स आंटी के बाजू में नहीं बैठे, ये बहुत दूर है, जाने आने के लिए नेटवर्क चाहिए। काम किसने डिवाइड किया? प्रोसेसिंग कहां पे हो रही होगी? ये सब प्रोसेसिंग यही होगी, यानी कि सारा काम कौन कर रहा होगा? अरे बोल रहे नहीं। एक बात मैं पूछूं आपसे, काम करने के तुरंत बाद तो वापस नहीं भेजेंगे, इसलिए जब तक वो वापस नहीं जाता तब तक के लिए इन जगहों पे क्या चाहिए? टेम्पररी। क्या हर किसी के पास, बोलो ना, अब मैंने 2 डोनर के पास लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 डोनर के पास, सारे डोनर के लिए बार बार नहीं लिखना चाहता हूं, लिखा से 2 बार, वरना सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है ना? क्लियर है? क्या बोलते हैं उसको? अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया ग्रिड के कंपोनेंट कौन से, तो आप बोलेंगे सबसे पहले सॉफ्टवेयर होता है, और बोलो कौन से कंपोनेंट्स है? एक, दूसरी बात, तीसरी बात, डोनर्स नहीं बेटा, गलती पकड़, यानी कि तीसरी बात होगी प्रोसेसिंग। 4 चीजें कौन सी? सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, प्रोसेसिंग। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कुछ डोनर्स के पास में स्पेसिफिक स्पेशल इक्विपमेंट हो सकता है? जैसे कि हो सकता है इसकी कैपेसिटी, इसका इंटरनेट अनशन बड़ा हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेशल इक्विपमेंट नाम का एक, देखो ना, है ना आपके पास, आपके पास बुक है ना, आई मीन चार्ट है ना, जरा देखो, जरा 5 पॉइंट दिख रहे क्या? दिख रहे 5 कंपोनेंट्स? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट हियर? अरे यार, मैंने आपको बोला था कोई गांव में भंडारा होगा, महाप्रसाद का प्रोग्राम होगा, तो एक आंटी काम नहीं करेगी, सारी आंटियां रोटी बना के लाएगी और तुरंत काम हो जाएगा। एक आंटी बनाएगी तो पता नहीं कितने दिन लगाएगी। फिर क्या करेंगे? कभी कभी कोई आंटी के इसमें विशेष क्वालिटी हो सकती है ना, वो बोले यार हमारे घर पे तो ये भी है, मैं वो भी कंट्रीब्यूट कर देती हूं, तो हम उससे वो भी सहायता ले सकते हैं। वैसे कुछ कंप्यूटर क्लास में विशेष, मान लो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ समझता है, इंटरनेट बहुत पावरफुल है, तो हम लोग बोलेंगे काम कर, तू प्रोसेसिंग भी कर और तू तेरा इंटरनेट से अपलोड भी कर। तो ऐसा भी तो हो सकता ना। हर डोनर एक जैसा कैपेबिलिटी का नहीं होता, किसी का इसमें विशेष क्वालिटी हो सकती है, तो वो भी एक कंपोनेंट है इसके, और उनका इस्तेमाल हम लोग स्पेशल कामों के लिए कर सकते हैं। इज दैट ओके? ड्रॉ दिस इज ओवर। कहां पे करना है आपको? कहां पे लिखना है? कंपोनेंट्स की, हाँ स्टिकी नोट पे बेटा, बहुत सही बोले है, वो तो स्टिकी नोट पे ही लिखना पड़ेगा, तो कहां लिखेंगे और कहां लिखना है मैं पूछ रहा था, बोलता स्टिकी नोट पे। याद दिख रहा है क्या? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है,
तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं। हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है। तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सोना सा एक आसमां महताब तू। ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी। Hey guys, welcome back. So there guys, come on. अब देखते हैं दोस्तों आपके सामने बेनिफिट्स ऑफ किसके ग्रीड कंप्यूटिंग। Hey guys, come on. अरे चैप्टर खत्म होने में भाई कितने चार्ट्स बचे मालूम है मेरे? ये मशीन लर्निंग अभी खत्म हो जाएगा, फिर एक क्लाउड है, ये सेकेंड और ये थर्ड, यानी कि 3 चार्ट करूंगा तो मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, बहुत आगे जाएंगे हम लोग, डोंट वरी। बेनिफिट्स है आपके सामने, कितने बेनिफिट्स दिख रहे हैं? क्या क्या लिखा है उसके ऊपर? सबसे पहले बोलो क्या लिखा है? लगाएंगे चिट्ठियां, चिट्ठियां बरसा देना तू। बेनिफिट्स के साथ में एक चिट्ठी लगाओ, वो कोई जवाब देगा मुझे, मेक अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, मेक यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज का मतलब क्या है? वैसे भी जो डोनर खाली पड़े थे ना सैटरडे संडे को, वैसे भी तो रात में काम नहीं करते, हम उसी का इस्तेमाल, हम लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करते जो काम में बिजी है, हम अंडर यूटिलाइज को यूटिलाइज करते हैं। यही तो ग्रिड की खासियत है, मेक यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड। गाइस देखो, वी आर यूजिंग व्हाट? वी आर यूजिंग आइडल रिसोर्सेस। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। दोस्तों वी आर यूजिंग व्हाट? वी आर यूजिंग आइडल रिसोर्सेस। कोई जवाब देगा? किसी को याद है रिसोर्स बैलेंस क्या था? अरे क्या इतना याद है बेटा, तुम्हें याद है? क्या बोलते? अगर मान लो ऐसा हुआ, एक आंटी को हमने 1 लाख कंप्यूटर दिए थे, हाँ, और दूसरे आंटी को भी 1 लाख दिए थे, फिर क्या होगा? मान लो आंटी नंबर 1 है, उसके पास में कोई काम ही नहीं है, और आंटी 2 के पास में बहुत ज्यादा काम, तो कुछ समय के लिए आंटी 1 के डोनर्स रिसोर्स बैलेंस किया जाएगा, है ना? लिखो टू मैनेज पिक लोड्स। टू मैनेज क्या बोला ने? पीक समझता क्या? पीक, PEAK, पिक लोड। पिक समझता है, यानी किसी का पिक आ गया तो फिर उसको उधर शिफ्ट करवा देंगे। टू मैनेज पिक लोड्स। ये पैरेलल क्या बोल रहा है? पैरेलल क्या बोल रहा है? मतलब पैरेलल ही तो है। कितने पैरेलल, कितने डोनर्स पैरेलली काम करेंगे? लिखो मिलियंस ऑफ डोनर्स वर वर्किंग साइमल्टेनियसली। मिलियंस ऑफ डोनर्स आर वर्किंग साइमल्टेनियसली। यही तो पैरेलली काम करते, इसलिए तो फास्ट होता है ना। ये तो फास्ट कैसे होगा? Millions of donors are working simultaneously. What is point number 4? ये वर्चुअल क्यों लिखा भाई? आंटी के पास सारे जो है ना डोनर्स को फिजिकली आने की जरूरत नहीं है,
ये डोनर्स कहाँ बैठे हैं? न जाने कुछ इंडिया में हो, कुछ बाहर है, न जाने आंटी के कुछ पास है, तो बहुत दूर भी हो सकते हैं। तो उन रिसोर्सेज को आंटी के करीब आने की जरूरत, लिखो ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द डोनर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट। बॉट लिखेंगे क्या ब्रॉट लिखेंगे? ब्रॉट, नॉट रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट, नॉट रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट फिजिकली। त्यांना फिजिकली घेऊन यायची गरज नाही। कळलं का? कळलं का काही तुम्हाला? त्यांना फिजिकली घेऊन यायची गरज नाही। What is the meaning of this? Access to additional resources. Some donors may have additional capability. They may have, the very good quality internet. They may have very good quality softwares. Even those things can be used as a part of donors. I mean, donors not there to contribute only the process power. Sometimes they can donate internet also. Sometimes they can donate. They may have different application, maybe very good application. तो बोलो क्या बोल रहे हैं? हम लोग क्या लिख रहे हैं? फायदे लिख रहे हैं, नुकसान लिख रहे हैं? तो क्या फायदा हुआ? कुछ कुछ डोनर के उसमें विशेष क्षमताएं हो सकती हैं, उन क्षमताओं को भी हम लोग वही लिखो। सम डोनर्स मे हैव, सम डोनर्स। सर कितनी चिट्ठियां लगाएं? बेटा चिट्ठियों की बारिश कर दो और ऐसे लगाओ कि बाद में हमें रीड करना है चिट्ठी। अभी ऐसे और लगा दो बेटा, एक दो चिट्ठी लगा दो बेटा, कुछ नहीं होगा, लगाओ। अपनी चाहे बेटा, भैया 2 चिट्ठियां, दीदी को चिट्ठी चाहिए, लो बेटा और ले लो, बहुत है, 2 बेटा एक बार बेटा, सब अपना ही है बेटा, ये वापस नहीं मिलेगी, ठीक है ना बेटा? तुम खुल के लिखो, कोई टेंशन नहीं। ऐसा लिख रहे हो, कैसे हम बाद में पढ़ेंगे इसको बेटा? है? चलो लगाओ लगाओ, जितने लगाओ बेटा, कोई बात लगाओ, जितना मन करे। अपनी चिट्ठियां समझो ये। अरे भाई तुम जब वो बुक पे लिख रहे हो, ऐसा लिखो कि इट इज रीडेबल, इट शुड बी इन द लेजिबल फॉर्म। लेजिबल समझता है? लेजिबल का मतलब क्या होता है? इट शुड बी पढ़ने लायक, शुड बी रीडेबल। लिखना उद्देश्य है, मेरा आपसे लिखाना उद्देश्य नहीं है। लिखाने से प्रैक्टिस होती है, बट हमें कब इसका फायदा ज्यादा होता मालूम है? जिस दिन आप क्या करोगे मालूम है? जब आपकी एग्जामिनेशन कल है और आज आपको पढ़ना है और आज में वक्त ही नहीं है, आपको EIS भी पढ़ना, SM भी पढ़ना, सिलेबस छोड़ के नहीं जाने का। 9 पेज पढ़ने के खत्म, पर 9 पेज को पढ़ने के लिए उसका ज्ञान तो होना चाहिए ना बाजू में, नहीं तो पढ़ोगे क्या भाई? समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं शॉर्ट समरी नोट्स। इससे आप बहुत आगे जाओगे। और फिर भी मैंने आपके वास्ते एक EIS रॉक्स बना के दी। अगर आप इन चिट्ठियों से भी और अधिक पढ़ना चाहते हो, थोड़ा सा ज्यादा, तो फिर रॉक्स है। और आपको और डिटेल्ड में पढ़ना है तो मेन बुक तो है आपके पास। तो आपके इसमें 3 चीजें पढ़ने के लिए। ये क्या है? उसके बाद में रॉक्स। रॉक्स वो समरी जो मैंने मेरे मन से बना के दी, कि जो बच्चा लिखता ही नहीं, चिट्ठियां नहीं, उसके इसमें मतलब नहीं क्या है, उसका सब कुछ खो गया, उसको और अच्छे से पढ़ना है। पर रॉक्स क्या है ना, ये मेरा लिखा हुआ है। जब चीजें आप आपके हाथों से लिखी हुई पढ़ते हो ना, कभी ऐसा इंपैक्ट होता है। समझ रहा है मैं क्या बोलूं? वो ज्यादा जल्दी समझ में आती है क्या नहीं समझ में आती? वो डायरेक्ट घुसता है इधर, बिकॉज आपने अपने हाथों से लिखा है। और ये लिखाने का और एक काम क्या है कि आपको चीजें जब लिखते हो तो वो बोलते ना, एक बार लिखा 100 बार पढ़ा, ऐसा। हाँ बेटा वही, मतलब एक बार जो लिखते हैं उसकी क्षमताएं ज्यादा है ना? क्योंकि ऐसा मेरे मम्मी भी कहती थी, बेटा तू लिख लिख कर देख। ऐसा किसी की मम्मी ने बोला? बोलते क्या बोलते? लिख लिख के देख बोलते क्या? पता नहीं, मेरे दादाजी भी बोलते बेटा तू लिख के देख, तू लिख के देख। बोलते क्या बोल रहे हैं यार, पढ़ा लिखा क्या फर्क पड़ता है? पर उनका ये बोलना था भाई तुम लिखेंगे तो आपकी पूरे सेंस काम करते हैं। अब जब लिखते हो ना, आपकी आंखें काम करती हैं, आपके हाथ काम करते हैं, ब्रेन। जब तक तीनों का कोऑर्डिनेशन है तब तक आप लिख ही नहीं सकते हो। कभी इमेजिन किया ऐसे? आंखें, ब्रेन, हाथ, इसमें तीनों में से एक को रोक दो तो आंखें बंद करो नहीं लिख पाओगे, ये बंद करो नहीं लिख पाओगे, और साथ साथ में कान। तो ये इसको इट नीड्स सुपर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन व्हेन यू राइट। और सुनते समय
बोल भाई जो बोलना है, रोज आता तो बोलते रहता, एक टीचर जाता दूसरा आता, काम क्या है टीचर्स को। कभी कभी सुनते सुनते हम लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाते हैं। सुनते समय ब्रेन सो सकता है, सिर्फ कान ऑन है, हाथ तो वैसे भी बंद है। कभी भी देख लीजिए आप, साइंटिफिक रीजन है, व्हेन यू राइट इट विल बी रजिस्टर्ड इन द ब्रेन, बिकॉज आपके सारे सेंसेस काम करते हैं उस समय। इसलिए आपको हमेशा कहा जाता है, आपके मम्मी पापा दादा दादी ने कभी कुछ कहा होगा, और मैं आज कह रहा हूं तो ये आपको बोल रहा हूं कि लिख लिख के करो। लिखने से आपको, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन किसकी है, लिखने की है। तो लिखेंगे कब आप एग्जामिनेशन में, जब आपको याद आएगा। तो याद कब आएगा, लिखेंगे तो याद आएगा, समझे आप। और ये लिखने का दूसरा फायदा है कि एग्जामिनेशन के पहले बेटा इतना वक्त ही नहीं कि आप 80 पेज को पूरा डिटेल में पढ़ो। आपके इसमें कुछ समरी होना चाहिए जिसको पढ़ के आप, क्योंकि आप सोचो ना यार, 5 चैप्टर ईएएस के, 8 चैप्टर एसएम के, उसकी क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, उसके 13 चैप्टर्स पढ़ना है, उसके पास्ट एग्जामिनेशन पेपर करना है। ये सब कुछ एग्जामिनेशन के पहले दिन करने को बहुत मुश्किल है। अगर आपके इसमें, आपको मैंने एक चार्ट बना के दिया है, एक बड़ा चार्ट मिला है आपको, कहां है वो चार्ट, गया है क्या, पता नहीं, आपके चेहरे से लग रहा पता नहीं, दिया था जरूर, आज घर जाके चेक करता, दिया था, रखा है सर कहीं तो, वो छिचोरो, वो आपके लिए ऐसे नहीं दिया है, वो बहुत भारी चीज है। वो आप एक काम करो, दीवार पे लगाओ उसको। मेरी एक आदत थी जब मैं पढ़ता था, जैसे आप ब्रेक लेते हो, अपन इंसान 8-10 घंटे एट अ स्टेज नहीं पढ़ सकते। तो आपने अगर मान लो 4-5 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया, नाउ यू नीड अ ब्रेक। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, ब्रेक में आई यूज्ड टू रीड चार्ट्स। सपोज मैं चाय पी रहा हूं और आई एम लिस्निंग सॉन्ग्स जस्ट टू टेक अ ब्रेक ना। तो मेरे दीवार जैसे ये यहाँ पे लगाया हुआ ना, ऐसे मैंने चार्ट लगा देते अपने घर पे। नॉट ओनली दैट, आई मेड चार्ट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, मेरे खुद के चार्ट्स। तो मुझे चार्ट्स वहां से समझ में आता, चार्ट्स इज वेरी, क्योंकि चार्ट्स बहुत हैंडी होते हैं। मान लो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, यू आर एबल टू रीड चार्ट्स, समझ आ रहा है। तो आप वहां से सिर्फ अपने रीड आउट करना है उसको। तो यू जस्ट स्टैंडिंग, यू आर हैविंग टी, एंड आप सिर्फ उसकी नजरें घुमाओगे ना, तो आपके खड़े खड़े 1-2 चैप्टर हो जाएंगे। जैसे कोई चैप्टर आपने खत्म किया, पढ़ लिया आपने, यहां से पढ़ लिया, अब आपको एक बार और उसको रिफ्रेश करना है, तो इट्स वेरी इजी टू रिकॉल। बहुत दिनों में आपको लग रहा है यार ईएएस नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं करने का। आपने ईएएस पढ़ लिया, अब आपको लग रहा है अगली बार मैं ईएएस 15 दिन बाद पढ़ूंगा, ऐसे नहीं करने का। ईएएस पढ़ लिया, खत्म हो गया, अब रोज वो चार्ट के सामने खड़े होने का, 15-20 मिनट देने के उसको, तो वो रिकॉल होता रहेगा, वो भूलोगे नहीं आप। क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड, टेक आउट द बुक एंड रीड, उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो इसलिए वो चार्ट का भी यूटिलिटी अलग है। तो आपको जितनी सामग्री दी है ना, वो हर किसी की अलग अलग विशेषताएं हैं। ये इसकी अलग है, एएस रॉक्स की अलग है, मेन बुक की अलग है, और चार्ट की। सबका यूज करो, मैंने ऐसे टाइम पास के लिए नहीं दिया है। और एक चीज दी हुई है आपको, जिसका नाम है ईएएस और एसएम के जो रिवीजन लेक्चर है, पूरा क्या पूरा ईएसएम 13 घंटों में मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, जो अभी हाल ही में 2 महीने पहले डाला था आपके एग्जामिनेशन के वास्ते। वो कब है, वो भी है। अगर आपको लगता पढ़ना ही नहीं, आज मेरे को सिर्फ ऑडियो सुनना है, कभी कभी आप जाते हो बिस्तर पे तो आपको एकदम से नींद नहीं आती, चालू कर दो। आपको ट्रैवलिंग करना चालू कर दो, आपको कभी तो रीड नहीं करना, मुझे बस आप बहुत बोर हो रहा है, सुनना जरा। तो आपको पता होना चाहिए कौन से टाइम पे मैं किसको यूज करूं, समझे। अब नहा रहे हो तो क्या कौन सा यूज करेंगे, चार्ट तो यूज, गीला हो जाएगा। अरे सर नहाने तो ठीक से मत नहाओ, ठीक से, ये पैरेलल प्रोसेसिंग चलेगी। वो ऑडियो ऑन हो जाएगा ना, आपका नहाना चलेगा। क्या जिंदगी हो गई। खाना खा रहे हो, खाना ऑडियो ऑन होना चाहिए। जिस भी समय पे ऐसा लग रहा है कि अभी पढ़ना मुमकिन नहीं है, ऑडियो ऑन। तो इतना सुन सुन के आपके दिमाग में घुस जाएगा ना, तो आपको एग्जामिनेशन में ऐसा वो बाहर निकलेगा। मैं आपको यकीन बता रहा हूं कि इन सब चीजों का बहुत इंपैक्ट है, समझे आप। हर एक छोटी चीज जो आपको बना कर दी है, उसका कुछ ना कुछ फायदा आपको होगा। ये लिख रहे हो, उसका फायदा होगा। आपको पता होना चाहिए सिर्फ मुझे कौन सी चीज, आप अपना देखो ना कौन से समय पे किसको यूज करना है। हमें ईएएस एसएम में बहुत स्कोर लाना है, एफएम इको में लाना है, इसलिए इतनी सारी चीज आपको बनाकर दे रहे हैं, ठीक है। चलो, किसको लिख रहे थे आप? अब बोलो रिलायबिलिटी क्यों है, व्हाई डू यू थिंक इट्स रिलायबल। दोस्तों
आपको क्यों लगता है कि ग्रिड रिलायबल? अरे भाई एक आंटी, अरे भाई एक डोनर मर गया तो क्या होगा? ओके यार, लाखों है तो दूसरा काम कर लेगा। तो आपको लगता नहीं रिलायबल बहुत है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी? इफ वन डोनर इज नॉट वर्किंग, विल इट मेक एनी डिफरेंस? अरे यार 10,000 आंटियां रोटियां बना रही है, एक दो आंटी ने काम नहीं किया, कोविड हो गया उनको, अब बोलो क्या करेंगे? क्या कैंसिल हो जाएगा ये? ठीक है आंटी तुम रोटियां नहीं बना रहे, बाकी तो बनाएंगे ना, तुम्हारा काम कोई और कर लेगा। तो लिखो इफ, फिफ्थ पॉइंट का क्या मैंने कुछ लिखवाया नहीं क्या? क्या था वो पॉइंट? सम डोनर्स में हैव स्पेशल, लिखो सम डोनर्स में हैव गुड इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब लिखो रिलायबिलिटी। इफ few donors are not working, if few donors are not working, it will have an impact or it will not have? It will not have impact. It will not have an impact on the performance. उसके काम किसी और डोनर को दे देंगे। अरे 10 लाख में से 10 कंप्यूटर बर्बाद हुए भी तो क्या कर लेंगे? कुछ थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। आगे बढ़े क्या? कोई बताएगा किसको याद आया मैनेजमेंट? यही तो करता है मन के आईसीआई, देखा क्या? किसी, अगर आपको ये पॉइंट का मतलब याद आएगा ना तो आप समझो आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान। बगैर देखे बताओगे मैनेजमेंट का मतलब क्या है? बहुत ही कम छात्र होंगे जिनको रिकॉल भी हो गए। जी जी ना, नहीं, क्या करते हैं लोग? उनको मेमोरेटिक नहीं याद आया, मैनेजमेंट वर्ड याद आ गया उनको एग्जामिनेशन। तो कोई फेंकने वाला बच्चा क्या करेगा? उसको याद तो क्या? मैनेजमेंट ऑफ ग्रिड, अमेजिंग, हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट स्किल ऑफ द सॉफ्टवेयर इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। वी जस्ट कांट बिलीव इट। इतना फेंकते लोग, वो जो रीडर है ना उसको भी समझता नहीं चले कहां से, उसको भी समझ, अच्छा वो भी भूल जाता उसको क्या पढ़ना था, क्योंकि आपने इतना ज्ञान पेल दिया उसको जिसका वास्तविक जीवन से। क्योंकि बच्चे को एग्जामिनेशन में एक वर्ड मिला ना, उसका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऐसा घुमाता ना, लेटता ना, वो लेट लेट के देता ना, मतलब वो जो रीडर है उसको भी तो भाई कि मैं तो गलत, ये बच्चा तो सही नहीं बोल रहा, कहां से पढ़ा भाई आपने? अरे बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, मतलब रीडर को भी कंफ्यूजन हो जाए, वो भी भूल जाए अच्छा क्या कॉन्सेप्ट था। छिछोरो, ये आईसीआई का क्या है ना, ये बहुत बड़ा गेम प्लान है। वो जानबूझ के वो हेडिंग जो है ना अलग लिखते हैं और मीनिंग अलग रहता है। बहुत सारे जो देखो ना यहां पे लिखा है अंडर यूटिलाइज्ड, एकदम तुरंत उसका मीनिंग समझ, आइडल, पैरेलल, बहुत सारे कंप्यूटर साइड, ये हेडिंग बहुत अच्छी लगती है, देख के तुरंत मीनिंग समझ में आता। पर उन्होंने जानबूझकर आप जैसे लोगों का पर्दाफाश करने के लिए मैनेजमेंट दिया। उसको पता है ये मैनेजमेंट में अगर सही लिख दिया ना मतलब पूरा सही होगा, क्योंकि मैनेजमेंट उसको आएगा जिसने बहुत इज्जत से पढ़ा हो। यू नो मैनेजमेंट का मतलब क्या था यहाँ पे? अगर डोनर्स में हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, हर डोनर का कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा नहीं होता, कोई डेल का है, कोई एचपी का है, किसकी रैम कितनी है, किसकी हार्ड डिस्क कितनी है, सब अलग अलग टाइप के डोनर्स हैं। फिर भी वो मशीन्स डोनर बन सकती है। यानी कि क्या मैनेजमेंट किया यहां पे कि ऑल द डोनर्स में हैव डिफरेंट मशीन्स, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, दे कैन बिकम अ डोनर। यानी क्या मैनेजमेंट हुआ? मतलब सबको एक जैसा, एक कॉन्फ़िगरेशन जैसा मशीन होना डोनर के पास जरूरी, तो मैनेजमेंट करना आसान हो गया। बिकॉज ऑल दो दे आर हैविंग व्हाट डिफरेंट, क्या डिफरेंट मशीन्स, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट कंपनीज, यानी कि लैपटॉप की कंपनी कोई भी होने दो फिर भी वो डोनर बन सकते, ये उसका मीनिंग है। अब देखो कहां से कहां बात पलटी, आपने कैसा लेटा। मैनेजमेंट ऑफ ग्रिड इज ऑसम, सुपर अमेजिंग, अनडाउटेडली, आई बिलीव। अबे हावले, आई बिलीव, आई थिंक, तुझे पूछा किसने? अरे ऐसे शब्द तो आई बिलीव, आई थिंक, दिस इज नेक्स्ट लेवल। मैं बोल रहा हूं ना आपको,
और जो लिखा है ना उसका बुक के दूर वर्ड से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, इतना लेटा है वो। और क्या होता है ना, ऐसे चक्कर में जो आपने ऊपर के अच्छे पॉइंट लिखे हैं ना, वो बोलता है अरे बहुत गिरा हुआ आदमी है, मतलब वो आपकी इज्जत निकालता है वहां पे, बहुत गिरा हुआ है। मतलब आप इतना नक्को फेंको कि सामने वाले को समझ जाए आप क्या कर रहे हो। तो इसीलिए दोस्तों कुछ लोग जो रट्टा मारते हैं, सिर्फ पॉइंट्स याद कर लेंगे और अंदर कुछ भी ठोक देंगे, ऐसा नहीं होता। आपकी इंग्लिश की भाषा और शब्द अलग हो सकते हैं, मीनिंग अलग नहीं होना चाहिए। योर वोकैबुलरी मे नॉट मैच द आईसीआई वोकैबुलरी, बिकॉज़ आईसीआई की वोकैबुलरी अंडरस्टैंडेबल वो इंग्लिश है उनकी। जरूरी नहीं कि हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी हो, पर एटलीस्ट उनके शब्दों का अर्थ और हमारे शब्दों का अर्थ तो मैच, भले ही इंग्लिश अलग हो। अरे बोलो यार, तो क्या होना चाहिए बच्चों? मीनिंग शैल रिमेन सेम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वर्ड्स। इसीलिए बोल रहा हूं कि हम लोग क्यों नोट्स बना रहे हैं, कि आपको जब ऐसे शब्द आता है ना, अटक जाते हो। रिलायबिलिटी में बहुत इजी है, एक क्लाउड का डोनर मर गया तभी वो चलता रहेगा, इसलिए रिलायबल है। इसको सोचने के लिए वक्त, पर यहां पे कुछ ऐसे जानबूझ के ऐसी हेडिंग्स बनाई हुई है, ये ट्रैप है। ये और जो रीडर है ना, बराबर वो मैनेजमेंट को पढ़ेगा। एक बार पढ़ने थे मैनेजमेंट में लिखा गया, तो उसको पता है यहां पे वो अटकेगा जरूर। आपको समझ आया? इसलिए दोस्तों आपका ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए? ना कि सिर्फ हेडिंग्स के ऊपर, बट उसके और जो ऐसे ये विचित्र टाइप के जो है ना हेडिंग्स, इनके ऊपर तो ध्यान होना चाहिए। क्योंकि देखो ना, पूरा देखो, इसके ऊपर के 6 पॉइंट्स को देखकर ही समझता है उसका अर्थ क्या है। आप कोई भी पॉइंट उठा लो, पर 7वां पॉइंट क्यों दिया होगा? काश इसका ऐसा हेडिंग होता, कैसा? हेट्रोजीनियस डिवाइसेस, तो कितना अच्छा होता। कोई हेट्रोजीनियस मतलब भिन्न भिन्न टाइप के कंप्यूटर, ऐसा होता तो कोई भी बच्चा, पर उन्होंने, उनको आपकी खुशी पसंद नहीं है, वो जानबूझ के ऐसे हेडिंग बना दिए, और आम बच्चा वहां पे अटकेगा ही अटकेगा। यही तो समझ होता है कि बच्चा रैंक में आना चाहिए, पास होगा, एग्जामिशन आएगा। ये ट्रैप है उनके लिए। इसलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं, आपका फोकस सिर्फ हेडिंग्स पर नहीं होना। आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, वो देखना चाहता है कि बच्चे में दम कितना है, कितना गहराई में जाके पढ़ा वो। तो सिर्फ हेडिंग को देख देख कर चेपो मत नीचे मीनिंग। वो हेडिंग और कभी कभी उसके मीनिंग जो है थोड़े से अलग हो सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो इस पूरे 7 पॉइंट का सबसे विशेष पॉइंट है मैनेजमेंट। लिखो वहां पे, ऑल दो क्लाइंट्स आर हैविंग व्हाट, क्या? ऑल दो क्लाइंट्स आर हैविंग, बोलो भाई, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, स्टिल दे कैन बी द डोनर। क्या लिखा आपने? ऑल दो डोनर्स आर हैविंग व्हाट, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, स्टिल दे कैन बी द डोनर, मतलब डोनर हो सकते हैं। इसका एक मेमोरी टेक्निक है जो हमें याद करना है। आपको पता है कि हमने एक चीज आपके लिए बनाई है जो मैं आपको कल दूंगा। सारी की सारी मेमोरी टेक्निक्स, चाहे वो EIS की हो चाहे SM की, सारी उसका कलेक्शन है अपने पास। इस सिलेबस में तकरीबन 120, 25, 30 कुछ मेमोरी टेक्निक्स है। 8 चैप्टर SM के है, 5 EIS के। अभी तक आपने देखा ना, आज सेवपुरी दाल तड़का देखा, तो ऐसे बहुत है अपने पास। अभी आपने देखा ना, नॉट ITC एंड ऑल दैट, वो सब देखा ना। सर कहां पे है ये? आपके पास में है? आपके पास में है? नहीं है ना? मेरे पास है। प्रीवियस बैच में एक बंदा था जिसका नाम था एलिश, और 2 लोग थे उसके साथ में। उन्होंने जिम्मेदारी उठाई, सर हम लोग बनाएंगे। तो उन्होंने बना के मस्त उसका एक्सेल बना के आप जैसे बच्चों के लिए जनहित में जारी किया है। उसको मैं शेयर करूंगा आज ग्रुप पे, आप उसका मस्त वाला प्रिंट आउट लेके या कहीं तो ले लो। उसमें सारे टेक्निक्स एक साथ है, यानी कि सिलेबस की जितने ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 6 हेडिंग, 7 हेडिंग, 10 हेडिंग है, 4 हेडिंग है, जो आपको याद करना है, वो सारे के सारे एक जगह पे कलेक्शन है। इसको भी आप प्रिंट आउट लेके चार्ट के बाजू में लगा सकते हैं। क्यों लगाना है इसको? यानी कि एग्जामिनेशन के पहले दिन, एग्जामिनेशन के जाने से पहले आपने जरूर इसको देखना है। बताओ क्यों? मालूम है? क्योंकि 20 से 25 मार्क का क्वेश्चन जो है ना टेक्निक से आता है, जहां पे आपको दे आर आस्किंग यू टू
रिमेंबर हेडिंग्स। तो 100 में से 20-25 मार्क के हेडिंग्स वाले क्वेश्चन होंगे, तो ऑब्वियसली इट हैज एन इंपॉर्टेंस। हेडिंग्स तो देखो, अंदर का मीनिंग एक बार गलत हुआ ना तो तभी थोड़ा तो एक्सेप्टेबल है। हेडिंग में कांड कर रहे हैं वो तो अंदर पढ़ेगा भी नहीं। अगर आपने मैनेजमेंट ही वर्ड नहीं लिखा तो खत्म है, पढ़ेगा ही नहीं हो। तो हेडिंग का, अच्छा हेडिंग कौन सी? अपनी बनी बनाई इन हाउस हेडिंग नहीं चलती वहां पे। वही हेडिंग चाहिए जो आईसीआई की हेडिंग है, यानी कि वर्ड देखो अंदर के शब्दों मैनेज करेगा वो, हेडिंग मैनेज नहीं करता। हेडिंग जो आपकी लिखी हुई ना वही हेडिंग चाहिए उसको, यानी कि आपका हेडिंग का याद होना बहुत, क्योंकि पहले क्या चेक करेगा वो, भाई इधर 7 है, इधर 7 है, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, चल ठीक। अब वो जाके अंदर सैंपल बेसिस पे 1-2 हेडिंग का मतलब चेक करेगा। पर अगर मान लो हेडिंग सी गलत है तो गेम ओवर है, तो ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू रीड इनसाइड। तो इसलिए आपका हेडिंग याद होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको वो भी देंगे, मैं आज आपसे शेयर करता हूं, आप उसको देख लेना। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे सारी एक साथ मिल जाएगी। ओके, मैं इसके बारे में आपको समझाता हूं। उसके बाद में आप बताइए, यहाँ पे हमारा देखो एक क्वेश्चन बाकी, ग्रिड कंप्यूटिंग की सिक्योरिटी क्वेश्चन हमारा बाकी है। बोलो बाकी है, मैंने पढ़ा है नहीं अब तक। बाजू में आपको मशीन लर्निंग दिख रहा है, कैन यू प्लीज ऐड वन स्टिकी नोट देयर। क्या बता सकते हो मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल्स याद है आपको? मैंने फोटो खिंचवा दी जिसमें जेंडर बताता है, जेंडर नहीं याद है? वो आपका एज दिखाता है। फिर मैंने बोला था यूट्यूब पे अगर कुछ लोगों ने गाली गलौज करी तो यूट्यूब अपने आप डिलीट, क्योंकि यूट्यूब को पहले सिखाया कि इंडिया में गालियां देते हैं। तो अगर पहले से किसने तो वो बार अच्छा ये गाली दिख रही है, समझ रहे, अपने आप डिलीट करता है। आपको मालूम है मशीन लर्निंग का और एग्जांपल दिया था, आपके फोटो की गैलरी है वो अपने आप एनिमल्स को, कुत्तों को अलग करता है, काऊ को अलग करता है, सेलिब्रेशन, रोड, बिल्डिंग्स, समझा क्या? आपके मोबाइल में देखना फोटो वाइज भी लोग अलग होते हैं, वो खुद चेहरे आइडेंटिफाई करता है, उसको सिखाया है, देख ऐसे ऐसे लोग चेहरा ऐसा देखना चाहिए, तो एक जैसे चेहरे के सारे फोटो अलग करता है। पता देखा है, ये फीचर है ना क्या? वो उसको क्या बोलते हैं? मशीन लर्न। यानी कि मशीन को बताओ, पहले इंटेलिजेंट होता है बच्चा कि बच्चे को लर्न करवाते हैं? तो पहले दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, मशीन लर्निंग आएगा। मैंने आपको एक मशीन लर्निंग का आजकल हाल ही में एक बॉट का एग्जांपल दिया था। मैंने कहा एसपीसी एक बॉट पे काम कर रहा है, क्या करेगा बॉट? यार वो हाल ही में मैंने एक बॉट किसी का है क्या? कोई बॉट जूम के साइट पे है क्या? बॉट है, मिल जाएगा, अभी मिलेगा। जूम वेबसाइट पक्का मिलेगा। यही क्या भाई? नहीं रे, ये है क्या? हाँ, सही है ना? हे देयर आई एम बोल्ट, आ गया क्या बॉट? वो क्या पूछ रहा देखो, टू ऑपरेट बेस्ट व्हेन आस्क्ड शॉर्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस, हाउ कैन आई हेल्प, हाउ डू आई रीसेट माई पासवर्ड, हाउ डू आई साइन, माई अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, हाउ डू आई साइन। समझा क्या? चलो, हाउ डू आई रीसेट माई पासवर्ड, कौन लिख रहा है जवाब? वो बॉट लिख रहा है जिसका उन्होंने बोल्ट रखा है। देखा कितना ज्ञान दिया, देखा देखा देखा। लेट्स सी इफ वी कैन गेट यू लॉग्ड इनटू योर अकाउंट, प्लीज क्लिक द लिंक बिलो। हाँ, वहां पे क्लिक करो, फॉरगेट पासवर्ड, नेक्स्ट यू विल रिसीव एन ईमेल। समझा क्या? दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, कॉन्टैक्ट सपोर्ट, आई हैव अकाउंट्स थ्रू माई, जो भी लिखा, टू यूज सिंगल साइन ऑन। ये देखो, आपको लगता नहीं हर सवाल का जवाब है उसके पास? कैसे कैसे उसको पता है ये? भाई ये पूरी मशीन लर्निंग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये लाइव एग्जांपल दे रहा हूं मशीन लर्निंग का, उसको पूरा समझा है। ये कौन है? कंप्यूटर है, उसको पहले बोला है कि ऐसा ऐसा पूछा ना ये जवाब देना, वैसा पूछा तो वो जवाब देना। उसको पहले लर्न कर, उसके दिमाग में घुसेड़ा है पहले, उसके दिमाग में बोला फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट समझता है? देख ऐसा है ना ये बोलना, ऐसा है ना ये बोलना, ऐसा है ना ये बोलना, ये ना है तो फिर वो बोलना। उसके पूरे दिमाग में पहले फ्लो चार्ट बनाया, फिर उसको कोडिंग करके उसके दिमाग में मशीन को लर्न करवाया। फिर क्या हुआ? हम लोग जो भी देखो ना, अगर मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करूं ना, देखो ये आई नीड सपोर्ट, आई स्टिल नीड सपोर्ट, मेरे को किससे बात ही करना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ओके, विल नीड टू गैदर सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू फाइंड योर जूम अकाउंट, व्हाट इज योर ईमेल आईडी? ओके, मेन मेनू,
हाउ कैन आई हेल्प यू, वापस हम लोग जा सकते हैं, कांट ज्वाइन अ मीटिंग। देखो हर सवाल का जवाब दे दिया उन्होंने। ये चार्ट बनाना मुश्किल है, लर्न कराना आसान है। पहले तो आपको पूरा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डेटा मेंटेन करना पड़ेगा कि लोग क्या क्या पूछ सकते हैं। समझा कि मतलब क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। यू जस्ट हैव टू इमेजिन कि व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। इससे क्या फायदा हुआ, ये बॉट से क्या फायदा हुआ। कोई इंसान है, अगर यही काम इंसान करता तो न जाने 100-200 लोग लगते जूम को मैनेज करने के लिए, वो हर सवाल का जवाब देते यहां पे। और मालूम है ये पूरा अल्टीमेटली अगर सब कुछ होने के बाद आपको उसके पास लेके जाता है, यानी कि 90% क्वेरीज और 10-1% जो बचती वो इंसानों से सॉल्व होगी। पर ये बॉट जो है, मेरा ये सवाल है, जो बॉट है, बॉट यानी कि जो बॉट का नाम क्या उनके बोलते हैं, रोबोट। रोबोट का स्पेलिंग क्या है, ROBOT, यानी कि वो रोबोट है, ये बॉट है। रोबोट यानी कि जैसा नहीं कि जो सोफिया फ्रॉम सऊदी अरेबिया, लाइक दैट, ये बॉट है। बॉट यानी कि क्या होता है, मशीन लर्न है। समझ गया मशीन लर्निंग क्या होती है। बताओ बच्चों, जो जितने भी एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो मशीन लर्निंग के क्यों है। बोलते कार इसका एग्जांपल है, गेम ऑफ चेस इसका एग्जांपल है, हाँ, सोफिया फ्रॉम सऊदी अरेबिया इसका, गूगल असिस्टेंट भी इसका एग्जांपल है। वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, सोफिया और ये सब। नहीं, जो गूगल कार्स बनाया है, टेस्ला कार बना रहा है, ऑटो कार्स, या फिर वो ऑटो पार्किंग देखा था हमने, या गेम ऑफ चेस है जो हम लोग खेलते हैं, वो मशीन खेलता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है। सर क्या है ना, ये दोनों भी है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट बना है बिकॉज उसको पहले मशीन से सिखाया, पहले मशीन को लर्न करवाया है। मशीन लर्निंग के बगैर एआई तो बनेगा ही नहीं। पर एआई में इतनी कैपेबिलिटीज होती है, बोलो क्या, कि जो वो भी करता है जो उसको सिखाया, और जो नहीं सिखाया ना वो भी करने का ट्राई करता है। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था आपको, उसको हॉकी स्टिक दिया। अगर मैंने एआई को फुटबॉल सिखाया था, उसको मैंने हॉकी स्टिक दिया, अब उसने हॉकी के बारे में कभी सुना है क्या, पर वो कुछ तो भी करेगा हॉकी स्टिक से। और अगर मैंने मशीन लर्निंग को दिया तो मशीन लर्न बोलेगा मेरे तो कवरेज के बारे में, मेरे पास तो उतनी बुद्धि नहीं। यानी कि एक्सपीरियंस से सीखने की क्षमताएं एआई में है। बोलो बच्चों, पिछली बार ये हुआ था कि कार का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उसका मशीन लर्निंग का डेटा उसमें नहीं था। किसमें, एआई में नहीं था। एआई का एक्सीडेंट हो गया, कौन सा एआई कार का। अब क्या करेगा बताओ। अगली बार अगर ऐसा होने लगा, उसको समझ जाएगा पिछली बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, हालांकि उसको मशीन लर्निंग से लर्न, फिर भी अब वो एक्शन लेगा। समझ गया क्या मतलब, इट इज वन वे, वन स्टेप बियॉन्ड। कौन वन स्टेप अहेड है। हाँ, तो ये जितने भी एग्जाम्पल यहां लिखे, क्या आप उस एग्जाम्पल से सहमत हो। कौन से एग्जाम्पल पढ़ो। ऑटोनोमस व्हीकल यानी कि कार्स, सर्च इंजिन्स, प्लेइंग गेम्स लिख दो, गेम ऑफ चेस, प्लेइंग गेम्स का एग्जांपल लिख दो, गेम ऑफ चेस। ऑनलाइन असिस्टेंट कौन सा है, सिरी, गूगल असिस्टेंट, सिरी। और एग्जांपल हो गया क्या अपना वो बॉट। अब लिखो 2-3 एग्जांपल अपने खुद के क्लास में ले, बॉट, यूट्यूब कमेंट्स। अरे तुम हो क्या नहीं वहां पे, और गंदगी मत करो, जगह नहीं तो चिट्ठी लगाओ, यूट्यूब कमेंट्स, बॉट, और बोलो भाई, कोई कुछ बोलता ही नहीं। फोटो गैलरीज, मार्केट ऊपर खुला ही आज, क्या मार्केट ही नहीं आज है ना, मार्केट नेगेटिव है आज भी। कितना है नेगेटिव। अरे सुलाएंगे अभी, मैं बोल रहा ना अभी, और उसको सुलाना है अभी, सुला के मारेंगे फिर उठाएंगे। कितना डाउन है आज, 1% डाउन है, यानी कि 500 के आस 500 पॉइंट डाउन है क्या सेंसेक्स। यार बहुत डाउन, कितना 50 में आ गए, 59 वगैरह। तेरी बड़ा गेम करेगा ये टाटा एलेक्सी बेटा। तुम तो ऊपर से ही हो क्या, वरदान लेके लक्ष्मी पुत्र हो आप। क्या कर दिया टाटा एलेक्सी में। एक शेयर है, याद रखना, GDMR बोल के, गुजरात कुछ तो नाम है, बोलूंगा मैं आपको, गुजरात डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, GDCR के कुछ तो नाम है। वो शेयर देख लेना आप, आज ट्रैक करना उसको। कुछ है क्या नाम है उसका, गुजरात डेवलपमेंट कुछ तो है,
GMDC, हाँ GMDC ट्रैक करना उसको कभी आज, अगर वक्त मिला तो, वक्त मिलेगा थोड़ा बहुत 5-10 मिनट, तो GMDC को क्या बोला, GMDC को ट्रैक करना, आपको समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अमेजिंग है इसका ग्रोथ। देखिए मुझे इसका कुछ न्यूज़ मिला था इसका कि कंपनी कुछ आगे जा रही है, कल 5% बढ़ा है, आज कितना गिरा है क्या, आज लेने का टाइम है इसका, आज बढ़ा के कम हुआ, ये लेने का टाइम है इसका, ये कुछ तो गवर्नमेंट की चीज़ है, कुछ तो भारी होने वाला इसमें, ठीक है। एनीवेज आपने वो लिखा क्या गूगल, क्या लिखा आपने, गूगल फोटोज लिखा क्या आपने, और क्या लिखा, बॉट लिख दिया, यूट्यूब कमेंट्स लिख दिए। बताएंगे रिस्क कौन सी, ये बोलते हैं इसकी रिस्क वो है जो, क्या आप मुझे बताएंगे दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 3 रिस्क कौन सी, बगड़ देंगे सर, जो जैसा वो डेटा देता ना वो वैसे ही करता है, अगर हमने गलत डेटा दिया ना, यानी कार चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको हमने गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो कार भी उल्टी सीधी चलाएगा। दूसरी बात है हमारी ह्यूमन स्किल दिन ब दिन अगर सारे काम यही करेगा तो ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तीसरी बात, अगर हमारे ही मिलिट्री में अगर मान लो सोल्जर्स के बदले रोबोट्स है, कौन हैक कर सकता है, हमारा दुश्मन हैक कर सकता है, किसको, रोबोट्स को। यानी कि रोबोट्स को रखना एक बहुत बड़ी रिस्क भी, हैक हो गए तो हम ही बजाएंगे वो। 3 बातें लिखो जल्दी से, वहां पे जगह खाली होगी नीचे, चिट्ठी लगा तो नहीं जगह, तो चिट्ठियां लगाओ जल्दी से अगर जगह नहीं। 3 रिस्क, नंबर 1 इनकरेक्ट डेटा, नंबर 1 इनकरेक्ट डेटा, इनकरेक्ट डेटा, नंबर 2 बोलो भाई, सिक्योरिटी थ्रेट्स, हैक कर सकता है कोई इसी को। और तीसरी बात, ह्यूमन स्किल्स विल बी किल्ड, ह्यूमन स्किल को किल किया जाएगा, ह्यूमन स्किल विल बी किल्ड। आज की तारीख क्या है, 21 है ना, 24 से हम लोग एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, समझ आया ना, और उस दिन से एक नया बैच भी होगा, नए लोग भी ज्वाइन करेंगे। अगर आपको भी कोई पूछता तो बोलना भाई 24 से कुछ नया चालू होने वाला है, ठीक है ना। इनके somebody आप मुझे कुछ पूछ रहे थे सर 24 से क्या होगा, तो उनका ये मिस नहीं होगा, इनका बाद में कवर होगा, ठीक है ना। इतना ही बोलना है, लाइव स्ट्रीमिंग का बैच होगा, यानी कि हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चालू करेंगे, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 चल रहा है ना अभी, तो वैसे मैं चैप्टर 2 चालू करूंगा इसके बाद, तो उसका कोई संबंध इस चैप्टर से नहीं होगा। एक काम करना, बस 1 मिनट के लिए मेरे पास IoT में आ जाओ, मेरा IoT नहीं क्या बोलते AI में, पेज नंबर 4.92 लगे हाथ खत्म हो जाएगा, उसका ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, इसे मुझे बोलना है। 4.92 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखता है 92 में, आखिरी कॉलम देखो, कैन यू सी AI ओवर देयर, क्या मुझे एग्जाम्पल बोल सकते हैं आप वहां पे, लिखो सोफिया, सोफिया। और कौन से एग्जाम्पल देखे थे आपने क्लास में, सर गेम ऑफ चेस देखा था आपने, ऑटो पार्किंग देखा था, नहीं ऑटो पायलट देखा था, ऑटो पार्किंग देखा था, हमने सीरी को देखा था, गूगल असिस्टेंट को देखा था। सर ये ऑलरेडी सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहां पे, ऑटो कार्स लिखा हुआ है, ऑनलाइन असिस्टेंट है, हम 1-2 एग्जाम्पल और, प्लेइंग गेम्स यानी कि गेम ऑफ चेस भी यहां पे लिखा हुआ है, ये सब है। क्या बोल रहे हैं आप, कौन से 1-2 एग्जाम्पल लिखेंगे, कोई बताएगा ये सर्च इंजन कैसे AI होता है, गूगल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है, क्योंकि हम जैसा सर्च करते हैं अगली बार हमें उसी संबंधित तो बनाता है। मैंने आपको Web3 में यही कहा था, बोलो क्या कहा था मैंने, कि हम लोग जो करते हैं ना हमें वो देखता है और अगली बार उस संबंधित बताता है। नहीं समझा, बोलो क्या बोला मैंने, रिकमेंडेशन वो उसी टाइप का बताएगा जो जिस टाइप के व्यक्ति आप हो। ओए क्या हमारा इसके ऊपर चर्चा हुई थी, गूगल पे जो आप सर्च कर रहे हो ना बेटा, अगली बार ऐड भी उसी संबंधित आती है, यानी कौन देख रहा है अपने को, AI। अरे तो Web3 में AI तो है ना, Web3 मतलब क्या है, तो Web3 के अंदर AI शब्द को हमने पढ़ा हुआ है, यही तो बोल रहा है वो। इसलिए आप कभी एग्जाम आप बोले गूगल कैसे AI, गूगल के पास में AI है, इसलिए तो गूगल आपको हमेशा रेकमेंडेड जो देता है ना। अरे बताओ यूट्यूब के अंदर AI है क्या, नहीं, हाँ कैसे बताओ,
जो गाने आते हैं, जो सजेशन में आते हैं, जो एक गाना खत्म होने में जो दूसरा आता है, वो कैसे है, उसको कैसे पता? हमारे को यही चॉइस है हमारी। हम जो अब तक आज तक जो वीडियो देखते आए ना, वो उसी संबंधित वीडियो दिखा रहा है ना। हालांकि ये कॉन्सेप्ट वेब3 का मैं बोल रहा हूं, पर वेब3 के अंदर तो एआई यूज हुआ है। बच्चों रिस्क देखो वापस से 3 बगैर देखे बताना, अभी आज का लेक्चर खत्म होगा, बताओ 3 रिस्क कौन सी? अरे वही बोला है ना जो अभी देखिए मशीन लर्निंग में। सर इनकरेक्ट डेटा दिया ना तो रोबोट खराब काम करेगा, रोबोट ही सब कुछ करेगा तो हम क्या करेंगे? और हमारे लिए अगर रोबोट्स को किसी ने हैक कर लिया तो पहली बात, इनकरेक्ट डेटा दिया तो गलत काम करेगा, सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, और हमारी स्किल लॉन्ग टर्म में बहुत अफेक्ट हो सकती है सारा काम अगर वही कर लेगा तो। इज दैट ओके एवरीवन? इसी तरह से दोस्तों आज का लेक्चर भी हम लोग समाप्त करेंगे। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, एक बार सब कुछ क्लियर है ना? हाँ, सारा सब कुछ, आज किसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक वो लैपटॉप का भी एक बार देख लेना। और हेमंत, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आज का लेक्चर जो हो रहा है ना, वो आज क्या तुरंत ही बैकअप में जाना चाहिए, क्योंकि आज 2-4 लोग इस क्लास में आज उठे नहीं, तो ये क्या करेंगे, रात को देखेंगे। तो तुम्हारा काम है ये लेक्चर हुआ कि तुरंत अपलोड करें, तुम्हारा दूसरा काम है यही लेक्चर गूगल ड्राइव में तुरंत अपलोड करें। ताकि उसमें क्या होता है ना हेमंत, अगर मैं कल लेक्चर देख रहा हूँ, कल मैं एक स्टूडेंट हुआ कल देख, तो उसको कल का लेक्चर कुछ समझ में नहीं आएगा अगर उसने आज नहीं देखा तो जस्ट मेक श्योर आज का जो हुआ है ये बैकअप में जाना चाहिए। तो आप लोग भी समझ ले, आपने भी अगर किसी ने लेक्चर मिस किया तो जस्ट मेक श्योर वो बैकअप से आप देख ले उसको। ऐसी किसी ने बैकअप देख रहे कि नहीं देख रहे आप? सर ऐसी नौबत तो नहीं आई है, क्योंकि अभी तक तो यूट्यूब पे चल रहा था। अगर हमारा मिस हो हमने यूट्यूब से देखा, पर मैं आपको बता जिस दिन हम लोग जिस दिन से यूट्यूब पे बंद करेंगे, आई मीन हम लोग ये चैप्टर के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, मैं भी 1-2 दिन में यूट्यूब से बंद करवा दूंगा मैं। उसके बाद में अगर आपका मिस भी होता है आपको, अच्छा वो बैकअप कब तक रहेंगे? आपकी एग्जामिनेशन तक बैकअप रहेंगे, डोंट वरी, समझे? आपकी एग्जामिनेशन जब भी आएगी ना मई जून में, तब तक वो बैकअप रहेगा आपको। तो इनकेस अगर आपको फ्यूचर में लगा ये चैप्टर मुझे वापस करना है तो वो बैकअप से आप देख सकते हैं। यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग में आपके 2 फायदे हो रहे। कौन से? आपको लाइव स्ट्रीमिंग दिख रहा है, और अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग छूट जाए तो बैकअप से दिख रहा है। ठीक है ना? अच्छी गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।